Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com. In this session हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी पर क्विज कवर करेंगे। इस क्विज के सारे क्वेश्चन वेरियस ऑफिशियल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। Let's begin the quiz with question number 1. Question number 1 is, with reference to the period of colonial rule in India, home charges formed an important part of the drain of wealth from India. Which of the following funds constituted home charges? यहाँ पे आपको होम चार्जेस के बारे में बताना है और कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे होम चार्जेस को सपोर्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है होम चार्जेस से। तो इससे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको होम चार्जेस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। तो होम चार्जेस बेसिकली क्या थे? होम चार्जेस वाज एक्सपेंडिचर विच रिलेटेड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। बेसिकली एक्सपेंडिचर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर विच टेक प्लेस इन ब्रिटेन, बट इस एक्सपेंसेस का जो भरण पोषण है, पेमेंट जो है इसका, वो कहाँ से होता था? इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा या इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो होम चार्जेस का मतलब है एक्सपेंडिचर विच टेक प्लेस इन ब्रिटेन एंड दैट रिलेटेड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर ब्रिटेन का होता था उसका पेमेंट जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के रिवेन्यू से करती थी। तो ब्रिटेन के एक्सपेंडिचर को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में है वो फुलफिल करती थी बाय इंडियन रिवेन्यूज। तो इसी दैट लेड टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी जो पैसा इंडिया में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस रेवेन्यू को इंडिया की डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंड नहीं करके उसको आप खर्च कर रहे हो कहाँ पे? ब्रिटेन की गवर्नमेंट को चलाने के लिए या ब्रिटेन के एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए। तो ये रेवेन्यू जो इंडिया में जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली किसको बेनिफिट कर रहा है? ब्रिटेन के एक्सपेंडिचर को, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, वहां पे होम गवर्नमेंट को। तो इसको कहता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी वेल्थ का जो है वो ड्रेन हो रहा है, वेल्थ यहाँ से जा रही है, ना कि यहाँ पे इन्वेस्ट हो रही है। जो वेल्थ इंडिया में जनरेट हो रही है वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं होके ब्रिटेन में इन्वेस्ट हो रही है। और इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होंगे? इंडियंस। इंडिया की लोकल पॉपुलेंस जो है, लोकल जनता है, वो अफेक्टेड होगी, क्योंकि उनका पैसा जो है वो टैक्स के रूप में वसूल किया जा रहा है, रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एंड दैट वाज एक्सपेंडेड इन ब्रिटेन। तो इस तरीके का होम चार्जेस का कॉन्सेप्ट है। तो होम चार्जेस बेसिकली रिलेटेड विद द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम द इंडिया टू ब्रिटेन। और होम चार्जेस में फिर क्या क्या, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द होम चार्जेस? होम चार्जेस में क्या क्या आता है? होम चार्जेस में आते हैं कि जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल है उनकी सैलरी, जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल ब्रिटेन से इंडिया में आते थे, इंडिया में वर्क करने आते थे, मैंने कहा सारे, मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया हुआ कि जितने भी हाई पोस्ट पे ऑफिशियल्स थे वो ब्रिटेन से यहाँ पे आते थे टू सर्व इन इंडिया। तो उनकी सैलरी जो है वो यहाँ के रेवेन्यू से फुलफिल होती थी, ना कि उनको वहाँ की होम गवर्नमेंट के बजट से या होम गवर्नमेंट के ट्रेजरी से पेमेंट होता था। तो इनकी पेमेंट जो है वो यहाँ पे इंडियन रेवेन्यू से की जाती थी। तो इन ऑफिशियल्स की यहाँ पे सैलरी ले लो। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हो रहा था, जिसके थ्रू रेलवे वगैरह, रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन किए जा रहे थे, तो उन कंस्ट्रक्शन का भी जो इंटरेस्ट है, बिकॉज रोड और रेलवे में जो ब्रिटेन की फैक्ट्रियां है, ब्रिटेन के जो मर्चेंट है, ट्रेडर्स है, वो इन्वेस्ट कर रहे थे। तो बेसिकली दैट वाज इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है इनको वापस यहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता था? रिटर्न देना पड़ता था। that's why they are investing in the इंडियन मार्केट। तो जैसे रेलवे, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह, इनके ऊपर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था थ्रू द ब्रिटेन ट्रेडर्स, और उनको रिटर्न के रूप में वापस जो इंटरेस्ट दिया जा रहा था वो भी कहाँ से दिया जा रहा था? इंडियन रेवेन्यू से दिया जा रहा था।
पेंशन अगर हो रही है, कोई ऑफिशियल है जो रिटायर्ड हो गया है, ब्रिटिश ऑफिशियल जो इंडिया में सर्व कर रहा था वो रिटायर्ड हो गया है, तो उसको पेंशन भी इंडियन रिवेन्यू से देनी है। और जो इंडिया में मिलिट्री सप्लाई हो रही थी, जो भी ब्रिटिश सोल्जर्स आ रहे थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स आ रहे थे जो आर्मी में सर्व कर रहे थे, उन सब की भी सैलरी अलाउंसेस है वो इंडियन रिवेन्यू से पे की जा रही थी। और जो अदर क्लर्क का काम करने वाले जो भी ऑफिशियल्स आ रहे थे या फिर जो कंपनी के सिविल सर्वेंट है वो लोग आ रहे थे, तो उनका भी जो सैलरी या अलाउंसेस बनते थे वो इंडियन रिवेन्यू से पे किए जा रहे थे। और इंडियन हाउस एक्सपेंडिचर यानी इंडिया के खुद के एक्सपेंडिचर, यहाँ की गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी जो पैसा चाहिए था वो भी यहाँ के इंडियन रिवेन्यू से पे हो रहा था। तो दैट वाज ओके कि इंडिया का ही रिवेन्यू है तो इंडिया में ही उसको इन्वेस्ट किया जाए और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। लेकिन ऑल दीज अबाउ जो मैंने मेंशन किया यहाँ पे, ये सब जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ को प्रमोट करते हैं। तो ये सारे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्रिएट करते हैं होम चार्जेस को, ठीक है। तो ये होम चार्जेस कहलाता है। तो अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखो और रिलेट करो और फाइंड आउट करो कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है फंड यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन। फंड यूज टू पे सैलरी एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल एंगेज इन इंडिया। तो यहाँ पे फर्स्ट है फंड्स यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन। तो जो भी फंड है वो इंडियन ऑफिस लंदन में जो है उसको सपोर्ट करता है। हाँ, इंडिया में जो भी इंडियन ऑफिस के रिलेटेड जो भी वर्क हो रहा होगा लंदन में, उसका फंड जो है इंडियन रिवेन्यू से ही दिया जा रहा था। फंड यूज टू पे सैलरी एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल एंगेज इन इंडिया। जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स यहाँ पे आ रहे थे, ब्रिटिश पर्सनल्स यहाँ पे आ रहे थे, उनकी सैलरी और पेंशन जो भी है वो इंडियन रिवेन्यू से जनरेट हो रही थी। हाँ, ये भी करेक्ट है। फंड यूज फॉर वेजिंग वॉर आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश। तो ये यहाँ पे जो फैक्टर है ये नहीं था इसमें सिर्फ पेंशन, एक्सपेंडिचर, अलाउंसेस ऑफिशियल्स लोगों के, ये सब इन्वॉल्व था। वॉर के लिए कोई भी फंड जो है इस ब्रिटिश या इंडियन रिवेन्यू से जनरेट नहीं हो रहा था। और वी कैन से कि इंडियन रिवेन्यू नहीं, बेसिकली होम चार्जेस के अंदर ये नहीं फैक्टर आता है कि जो फंड है वो यूज हो रहा है वॉर के लिए आउटसाइड ऑफ द इंडिया। तो इंडिया से बाहर युद्ध करने के लिए जो फंड है वो अलग से होता था, अलग से उसका सब मैनेजमेंट होता था। ये होम चार्जेस के अंदर कंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पे थर्ड इज नॉट करेक्ट एंड फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर रिलेटेड विद दी होम चार्जेस। तो होम चार्जेस में आपको ध्यान रखना है कि डिविडेंड जो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर जो भी रिटर्न दिया जा रहा था, जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड कर रही थी, वो pensions, guaranteed interest on railway, Indian houses expenditure, civil supplies to India and military supplies to India। जो भी ऑफिशियल्स आ रहे थे, मिलिट्री ऑफिशियल्स आ रहे थे, उनके लिए ये सब चीजें थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है वो होता है 1 and 2। तो आपका हो जाएगा 1 and 2, बी आंसर विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे होम चार्जेस में वॉर के रिलेटेड कोई भी क्लियर जो एस्टिमेट है या क्लियर डिटेल है वो नहीं थी। होम चार्जेस के अंदर बेसिकली जो मैंने आपको फैक्टर बताया वो ही इंक्लूड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल द मिडिल ऑफ द 18th century वॉर। तो 18th century के टाइम में बंगाल रीजन से कंपनी द्वारा एक्सपोर्ट की जाने वाली स्टेपल कमोडिटीज में क्या क्या इंक्लूड था। स्टेपल यानी चीफ कमोडिटीज, मेजरली क्या यहाँ पे सेल किया जाता था। तो बंगाल रीजन में प्रोडक्शन जो है, एक हमने देखा हुआ है कि किसका होता था ज्यादा, ओपियम का। तो आप ऐसे अलग कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन आपके ऑप्शंस को, कि एक तो ओपियम के लिए बंगाल फेमस था, और बंगाल में क्या होता था, सॉल्ट पीटर, जो गन पाउडर को बनाने के लिए यूज होता था। सॉल्ट पीटर वाज बेसिकली पोटेशियम नाइट्रेट,
तो जो पोटेशियम नाइट्रेट ये एक केव बनती है, इनकी डिपोजिशन होता है इनका जमीन में, उनसे वहां से निकाला जाता है और बेसिकली इज अ की इंग्रेडिएंट इन मेकिंग ऑफ गन पाउडर। तो ये बंगाल रीजन से प्राप्त होता था। तो ओपियम हो गया, सॉल्ट पीटर हो गया। और बंगाल में क्या प्रोडक्शन होता था? सिल्क का। अभी भी बिहार वाला एरिया जो है वो मूंगा सिल्क के लिए फेमस है। मूंगा सिल्क जो है वो बिहार रीजन और उस तरफ के रीजन से आता है। तो बेसिकली बंगाल जो है सिल्क, सॉल्ट पीटर, ओपियम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे रॉ कॉटन तो है ही। रॉ कॉटन तो वॉज मेजर कमोडिटी दैट टाइम विच वॉज प्राइम कमोडिटी इन द ब्रिटिश एक्सपोर्ट लिस्ट। तो रॉ कॉटन तो है ही। तो अब देखो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं। तो रॉ कॉटन है लेकिन ऑयल सीड एंड ओपियम है। तो यहाँ पे ओपियम भी है लेकिन ऑयल सीड नहीं जनरेट होता था। बंगाल वॉज नॉट फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग ऑयल सीड्स। देन यहाँ पे शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लेड, ये इनमें से कुछ भी नहीं होगा। बंगाल रीजन में कहाँ से सॉल्ट होगा? वहां पे समुद्र का खारा पानी मिलेगा तब तो सॉल्ट होगा। तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं सेट बैठता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी। स्पाइसेस एंड टी, तो बेसिकली स्पाइस तो साउथ से आता था, साउथ में प्रोडक्शन स्पाइसेस का होता था। तो यहाँ पे ये वाला वैसे ही कट जाता है बिकॉज इस ऑप्शन के कारण सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर का कोई एक्सपोर्ट यहाँ पे नहीं होता था। डी को देखते हैं हम ऑप्शन को, कॉटन सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड ओपियम, दैट वाज द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पे सारे ही कमोडिटीज है। दैट वाज द मैटर ऑफ द एक्सपोर्ट फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड ओपियम। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3, द टर्म इंपीरियल प्रेफरेंस वाज अप्लाइड टू द। इंपीरियल प्रेफरेंस टर्म जो है वो किस चीज से यहाँ पे रिलेट करती है? आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उस पर फोकस करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो इंपीरियल प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है। जब यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो गया, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हुआ, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होने लगा और वहां से ब्रिटेन से जो फिनिश प्रोडक्ट है वो वापस इंडिया की मार्केट में आकर बिकने लगे। तो बेसिकली एक्सपोर्ट जो होता था वो रॉ मटेरियल का होता था, रॉ मटेरियल और भी जो प्रीशियस कमोडिटीज हुआ करती थी उनका होता था। और यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो फिनिश्ड गुड का होता था। जैसे अगर रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन यहाँ से जा रहा है तो फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में एक एग्जांपल हम देख रहे हैं कि वहां से क्या आते थे, जो भी टेक्सटाइल या कपड़े जो बन के आते थे वो इंडिया के मार्केट में लाए जाते थे। तो यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट होता था, ये एक्सपोर्ट, ये इंपोर्ट इंडिया में। ठीक है, इंडिया के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज एक्सपोर्ट होती थी उनके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी टैक्स या हैवी ड्यूटीज जो है वो अप्लाई की जाते थे। तो और जो भी हैवी ड्यूटी अप्लाई की जाती है वो आपको पता ही है कि एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी ड्यूटी, जैसे मुझे अगर कोई प्रोडक्ट बेचना एक्सपोर्ट करना है तो मैं सेलर हूँ और वो कमोडिटीज मुझसे बिलोंग करती है। तो ये ड्यूटी जो है, जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी वो ड्यूटी मुझे ही पे करनी पड़ेगी। तो मेरा एक तो प्रोडक्शन का कॉस्ट प्लस मुझे ये जो हैवी ड्यूटी है ये भी देने का होगा। तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और मेरी जो कमोडिटीज है वो और ज्यादा क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी। बिकॉज मैं यहाँ पे हैवी ड्यूटी इम्पोज करके विदाउट इसका खर्चा निकाले तो जो भी कमोडिटीज है उसको सेल करेंगे नहीं हम, हमें भी अपना प्रॉफिट बनाना है। तो ऑब्वियसली जो भी उसकी प्राइस होगी कमोडिटीज की वो इस पे ही डिपेंड करेगी कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहा, क्या कॉस्ट आई थी उसके प्रोडक्शन में, प्लस जो ड्यूटीज वगैरह टैक्सेस वगैरह लग गए उसके ऊपर, वो मिला के ही उसकी फाइनल जो प्राइस है वो डिसाइड की जाती है। तो जो हैवी ड्यूटी अप्लाई की जाती थी उसके कारण ये जो एक्सपोर्ट्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते थे एंड वो फिर जो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर कंपेटिबिलिटी नहीं फेस करते थे, कंपेटिबल नहीं हो पाते थे।
बिकॉज एक्सपेंसिव थे तो लोग प्रिफर नहीं करेंगे फिर वो एक्सपेंसिव चीज खरीदना। तो इस कारण से एक्सपोर्ट जो है वो हैवी ड्यूटीज के कारण डे बाय डे डिग्रेड होता जा रहा था। इस वजह से जो सेलर है यहाँ के वो सस्ते दामों के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे, बिकॉज उनके प्रोडक्ट मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बिकेंगे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तो आपको बेचना पड़ेगा। तो इस कारण से फिर वो औने पौने दामों पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेच दिया करते थे। तो हैवी ड्यूटी का ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन जो भी इंपोर्ट आ रहा था ब्रिटेन से फिनिश प्रोडक्ट का या और कुछ भी इंपोर्ट आ रहा था, वो उस इंपोर्ट के ऊपर जो है वो कम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी अप्लाई की जाती थी। जो कस्टम ड्यूटी होती थी उसकी रेट जो है वो बहुत ही कम रखी जाती थी। तो अब ये कस्टम ड्यूटी कौन पे करेगा? जो ब्रिटेन का एक्सपोर्टर है, जो ब्रिटेन में इसको बेच रहा है, इस कमोडिटी को इंपोर्ट गुड्स के रूप में, वो पे करेगा। तो उसको कम पैसे देने पड़ेंगे और उसका प्रोडक्ट फिर इंडिया के मार्केट में कंपैटिबल हो जाएगा। तो इस तरह का जो ये सिस्टम है इसको ही कहते हैं इंपीरियल प्रेफरेंस, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपोर्ट के ऊपर हैवी ड्यूटी अप्लाई करके एक्सपोर्ट्स को गिराया जाता, एक्सपोर्ट करने वाले जो ट्रेडर्स है उनको डिमोरलाइज किया जाता था, और जो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स वहां से आ रहे थे फिनिश गुड के रूप में, यानी ब्रिटेन ट्रेडर्स को कम कस्टम ड्यूटी लगाकर उनको इनकरेज किया जा रहा था फॉर दी ट्रेड्स। तो इस तरह का ये जो प्रेफरेंस कहलाता है उसको कहते हैं इंपीरियल प्रेफरेंस। तो अब एक वन बाय वन हम स्टेटमेंट देखते हैं और कौन सा आंसर करेक्ट है वो फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ए है स्पेशल प्रिविलेज ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया, दैट इज करेक्ट। अभी हमने देखा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय द ब्रिटिशर्स, नहीं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन इंटरेस्ट टू दैट ऑफ ब्रिटिश, नहीं। प्रेफरेंस वॉज गिवन टू ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ओवर इंडियन प्रिंसेस, नहीं, इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं था। यहाँ पे बेसिकली ट्रेड की रिलेटेड बात है इंपीरियल प्रेफरेंस, और इंपीरियल प्रेफरेंस में यही है कि जो भी इंपोर्ट आता था उस पर कम ड्यूटी या कम टैक्सेस अप्लाई किए जाते थे, सो दैट कि वो इंडियन मार्केट में यहाँ के लोकल प्रोडक्ट से कंपैटिबिलिटी कर सके, और जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है उनके ऊपर हैवी ड्यूटी लगाकर उनको महंगा कर दिया जाता था, सो दैट कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपैटिबिलिटी उनकी ना रहे, और एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्टर जो है, जो सेलर है, वो जो है ट्रेड करने से डिमोरलाइज हो और अपने जो भी प्रोडक्ट है वो औने पौने दामों पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेच दे, तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा ही होगा। तो इस तरह का ये सिस्टम हुआ करता था अंडर द इंपीरियल प्रेफरेंस। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next question is number 4. There was no independent development of industries in India during British rule because of the, किस कारण से ब्रिटिश रूल के समय इंडिया में इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ इंडस्ट्री का? इंडस्ट्री का जो है स्वतंत्र डेवलपमेंट या स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया। स्वतंत्र विकास कब होता है, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है? इंडस्ट्री का स्वतंत्र विकास तब भी होगा जब जो भी प्रोडक्शन के लिए चीजें लगती है, चाहे वो मशीनरी से लगा के रॉ मटेरियल, वो वहां की लैंड पे ही प्रोड्यूस हो। अगर मान लो रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन चाहिए तो कॉटन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, और उसको उसकी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर मशीनरी चाहिए तो वो भी, उसका भी इन्वेंशन कह दो या फिर उसका मेकिंग कह दो, वो सब इंडिया में होनी चाहिए। जैसे कि आज का मेक इन इंडिया प्रोग्राम है इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट। मेकिंग इंडिया प्रोग्राम का क्या मतलब है कि जो रॉ मटेरियल है वो भी इंडिया का होगा, और जो प्रोडक्शन के लिए मशीनरीज लगेगी वो भी अगर नहीं है यहाँ पे अवेलेबल तो हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे दूसरे से। मशीनरी जिस तरह की भी लगेगी उस मशीनरी को बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करके टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी, जबकि टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या की जाएगी, जनरेट की जाएगी। टेक्नोलॉजी को जनरेट करके यहाँ पे ही उस मशीनरी का निर्माण करके प्रोडक्शन किया जाएगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट मेक इन इंडिया का है। तो वो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट को प्रमोट करता है ऑफ द इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री नहीं हो पाया ब्रिटिश रूल के समय। और ब्रिटिश रूल के समय क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज देयर मेन फोकस वाज रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करना, जिसके लिए कोई मशीनरी चाहिए नहीं, और बिकॉज रॉ मटेरियल के लिए यहाँ पे क्या है, कल्टीवेशन हो रहा था,
और ऐसे कोई दूसरी चीज़ है, जैसे मान लो इंडिया की जो टेक्सटाइल है, जो हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल है, वो बहुत फेमस थी वहाँ के मार्केट में। तो वो चीज़ें यहाँ पे लोकल आर्टिशियंस के द्वारा बना जाया करता था, हथकरघे वगैरह पे। तो वो हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर आता था, मशीन का उनमें यूज नहीं होता था। तो एज सच जो ब्रिटिश रूल की नीड थी, उसके लिए यहाँ पे किसी तरह की हैवी इंडस्ट्री को लगाना या मशीनरीज का डेवलपमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो उनकी नीड जो है इस तरीके से उनके एक्सपोर्ट नीड जो इंडिया में उस समय सिस्टम था, उससे पूरी हो जाया कर रही थी। तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश रूल के अंदर हुआ ही नहीं एक तरीके से, ठीक है। तो there was no independent development of industries in India during British rule because of the absence of heavy industry, scarcity of foreign capital, scarcity of natural resources और preference of the rich to invest in land। तो यहाँ पे इसका मेन कारण है, अभी मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री का किस तरह से रोल होता है। तो उसके लिए चाहिए हैवी इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट। तो हैवी इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट की एब्सेंस थी इन इंडिया में। ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश रूल के द्वारा ऐसा कोई भी एफर्ट नहीं लगाया गया जिससे इंडिया में हैवी इंडस्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश हो और यहीं पे मशीन मेकिंग और जो भारी भारी मशीनें हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो। इस तरह का कोई भी प्रावधान या एफर्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया। इस वजह से इंडिया में इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट नहीं हो पाया इंडस्ट्रीज का। जबकि यहाँ पे फॉरेन कैपिटल की कोई भी स्कार्सिटी नहीं थी, फॉरेन कैपिटल आ रहा था, इसी वजह से तो यहाँ पे रोड, रेलवेज, इनका डेवलपमेंट हुआ। और रोड, रेलवेज का डेवलपमेंट इन्होंने इंडियंस के लिए नहीं किया था, बल्कि अपनी इंपीरियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए किया था। बिकॉज रोड और रेलवे से कनेक्शन करके होल ओवर इंडिया को ये अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे और जो कमोडिटीज है उनका इजीली ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह हो पाए। वरना कच्चे रास्ते उस समय हुआ करते थे तो उनसे मुश्किल हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन करना। इस वजह से यहाँ पे रेलवे और रोड्स का डेवलपमेंट हुआ। और रेलवे में ब्रिटिश जो ट्रेडर्स है, वहाँ के ब्रिटिश जो कंपनीज थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन कैपिटल की भी कमी नहीं थी। स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, इसीलिए तो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश किया तो यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं थी। प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था कि रिच लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट किया जा रहा था इन लैंड में, नहीं, इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं था। बेसिकली इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट अगर इंडस्ट्री का करना है तो वो इंडिया में ही हैवी इंडस्ट्री लगा के यहाँ पे ही मशीन का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। जो भी हैवी मशीनें हैं, जो भारी मशीनें, उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही किया जाना चाहिए। ये सेम एज अ मेकिंग इंडिया प्रोसेस जो है, मेकिंग इंडिया प्रोग्राम, उसके जैसा ही सिंबलाइज करता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। Next question is number 5. Economically, one of the result of the British rule in India in the 19th century was option A, increase in the export of Indian handicrafts, option B, growth in the number of Indian owned factories, option C, commercialization of Indian agriculture, and option D, rapid increase in the urban population। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक पॉलिसी जब इन्होंने इम्प्लीमेंट की थी तो उसका इकोनॉमिकली क्या रिजल्ट निकला था। तो यहाँ पे जब ब्रिटिश रूल ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की थी तो 19th सेंचुरी के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा इंडियन जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट हुआ था। तो ब्रिटिश रूल की इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा इंडियन ट्रेड था वो एडवर्सली अफेक्ट होता है और उससे जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि हैंडीक्राफ्ट जो यहाँ का था वो डीजनरेट हो जाता है कंप्लीटली। बिकॉज हैंडीक्राफ्ट की जो वस्तुएं थी, जो कमोडिटीज थी, जो एक्सपोर्ट के लिए जाती थी, उन एक्सपोर्ट पे हैवी ड्यूटी
जो लगा के एक्सपोर्ट को डिमोरलाइज किया जाता था, एक्सपोर्टर लोगों को डिमोरलाइज किया जाता था, और इस वजह से एक्सपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में महंगे हो जाते थे, और कंपैटिबिलिटी फेस नहीं करने के कारण जो प्रोडक्ट थे वो वहां पे उनकी बिक्री नहीं हो पाती थी। तो उनको फिर जो भी यहाँ के एक्सपोर्टर थे उनको औने पौने दामों पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेचना पड़ता था। इस कारण से यहाँ का हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट होती है बाय द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो हैंडीक्राफ्ट पे ये प्रभाव पड़ता है, और यहाँ पे जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो भी एडवर्सली अफेक्ट होती है, बिकॉज उनके भी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में इन हैवी ड्यूटीज के कारण कंपैटिबिलिटी जो है वो फेस नहीं कर पाते थे। जबकि इसके विपरीत जो इंपोर्ट प्रोडक्ट होता था, जो फिनिश्ड गुड होता था, जो ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बनता था, वो मशीन मेड होता था, लेबर इंटेंसिव वर्क नहीं होता था, मशीन मेड होता था, और मशीन मेड होने की वजह से वो काफी सस्ता हुआ करता था देन दीज हैंडीक्राफ्ट। यहाँ हैंडीक्राफ्ट जो है वो हाथों से बनाए जाते थे, उसमें मेहनत लगती थी, आर्टिसंस का पूरे उनका इंटेंसिव वर्क होता था। इस कारण से हैंडीक्राफ्ट जो है वो कंपैरेटिवली मशीन मेड प्रोडक्ट से थोड़े से महंगे होते थे, और उन पे हैवी ड्यूटी अप्लाई करके उनको और ज्यादा एक्सपेंसिव बना दिया जाता था, सो दैट कि वो बिक्री के लिए जा ही ना पाए। तो ये जो इंपोर्ट प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड ब्रिटेन से आते थे, ये कंपैरेटिवली जो थे वो चीपर होते थे। इस वजह से ये इंडियन मार्केट के अंदर अपने सेल को सेफगार्ड करने के लिए कंपैटिबल थे। तो इनका सेल जो है, अब यहाँ पे भी इंडियन, अगर इंडियन है, कोई भी है इंडियन, एक इंडियन मान लो, वो व्यक्ति है, उसके सामने हैंडीक्राफ्ट है और उसके सामने ये इंपोर्टेड जो प्रोडक्ट है टेक्सटाइल का, मान लो शर्ट पैंट जो भी है वो प्रोडक्ट है। तो इस इंपोर्टेड प्रोडक्ट और इस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में चीपर है ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट, तो वो इंडियन चाहे वो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट को यूज करना चाह रहा होगा, लेकिन फिर भी प्राइस की वजह से वो प्रिफर करेगा इन इंपोर्टेड गुड्स को। इस वजह से यहाँ की हैंडीक्राफ्ट जो है इस कारण से बहुत ही ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट होती है, बिकॉज यहाँ के इंडियन लोग भी इन फिनिश प्रोडक्ट्स को जो ब्रिटेन में बनते थे उनको प्रिफर करने लगे थे, और स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्री भी इस वजह से एडवर्सली अफेक्ट होती है। तो जो लोग अपने काम की तलाश में सिटीज में आए थे ताकि वहां पे अपना कोई भी छोटा इस्टेब्लिशमेंट करके अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो बेच सके, वो अब वापस मजबूर हो जाते हैं वहां से छोड़ के गाँवों की तरफ जाने के लिए, सो दैट वो अपना वहां पे एक सस्टेनेबल लाइफ स्पेंड जो है वो कर पाए, जो अपना थोड़ा बहुत भी अपनी वहां पे छोटी जमीन होगी, उनका पुश्तैनी घर होगा, वहां पे रह के वो अपना जो गुजारा है वो कर सके। तो इकोनॉमिक पॉलिसी ने, ब्रिटिश रूल की इकोनॉमिक पॉलिसी ने अर्बनाइजेशन की जगह रूरलाइजेशन को ज्यादा प्रमोट किया था, बिकॉज लोगों को मजबूर हो जाना पड़ा था अपने काम छोड़ छोड़ कर गाँव की तरफ जाने के लिए, और whole Indian market was captured by these finished product which made in the Britain's factory। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा था इंडियन हैंडीक्राफ्ट तो, बल्कि ये एडवर्सली अफेक्ट हुए थे, हैंडीक्राफ्ट तो पूरा ही डिक्लाइनेशन की फेज पे चला गया था। तो हैंडीक्राफ्ट का यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, बल्कि यहाँ पे डिक्लाइनेशन हो रहा था। जो आर्टिशंस वगैरह जो थे उन्होंने गिव अप कर दिया था अपने काम से, बिकॉज उनकी बिक्री हो ही नहीं पा रही थी, उनको इतनी हैवी ड्यूटीज देनी पड़ रही थी। तो इस कारण से उन्होंने टोटल गिव अप कर दिया ऑन दी हैंडीक्राफ्ट्स एंड दे वेंट टू देयर विलेजेस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, इंडियन ओन फैक्ट्रीज की ग्रोथ बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऐसे कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी में ऐसे एफर्ट नहीं थे कि इंडिया में जो है वो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करके फैक्ट्री इस्टेब्लिश की जाए, और ऐसे फैक्ट्रीज जो है उनके ओनर कौन हो, इंडियन हो, इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं था। फैक्ट्रीज जो है अगर इस्टेब्लिश हुई भी होगी तो वो जस्ट इंपीरियल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हुई होगी, और उनका जो ओनर थे वो भी ब्रिटिश लोग ही हुआ करते थे। तो इंडियन ओन फैक्ट्रीज की ग्रोथ इस समय देखने को नहीं मिलती है। ये सब 1947 में आजादी के बाद का काम होता है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन होना, यानी कमर्शियलाइजेशन का मतलब वो क्रॉप्स
को प्लांट करना, उस क्रॉप्स को बोना या फसलों को बोना जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होती है और जो कमर्शियल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यानी कि ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करे वैसी फसलें बोना, ना कि अपने जो फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रख के बोई जाए। फूड सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ऐसी क्रॉप्स को बोने के लिए प्रमोशन देना या प्रमोट करना जो कमर्शियल यूज होते हो, जैसे कि कॉटन अब यहाँ पे खाने के काम नहीं आता, इट्स नॉट एडिबल, इट्स अ कमर्शियल क्रॉप जिसका यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। इंडिगो प्लांट, इंडिगो वॉज नॉट एडिबल बट इट्स यूज इन अ डाई, यूज एज अ डाई। इंडिगो पाउडर का यूज होता था डाई के लिए उस समय। नील कहते हैं इसे, नील की खेती। तो नील की खेती, कॉटन का प्रोडक्शन, इस तरह की क्रॉप्स का जो है वो ज्यादा उत्पादन होने लगा। तो ब्रिटिश लोगों ने इन जो क्रॉप्स है, कमर्शियल क्रॉप्स के प्लांटेशन को सपोर्ट किया और इनका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवाया गया। बिकॉज उस समय जो यहाँ के लैंड ओनर्स थे वो कौन थे? अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंदर, और या फिर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अंदर, ये हम देखते हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर था उसका कमर्शियलाइजेशन हुआ, यानी कि कमर्शियल पर्सपेक्टिव से जो क्रॉप्स इंपॉर्टेंट थी उनका प्लांटेशन किया जाने लगा और फूड सिक्योरिटी को कंप्लीटली नेग्लिजिबल कर दिया। जैसे गेहूं का बोना, बाजरा बोना, ये सब चीजें एडिबल है, आपकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। तो गेहूं वगैरह इसके प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देके जो कमर्शियल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है उनके प्लांटेशन के लिए प्रमोशन करना। तो ये चीज जो है वो इंडियन ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन सी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन नहीं, हमने देखा है यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हो रहे थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिक्लाइनेशन के फेज पे चल रही थी। इवन पीजेंट लोगों का, जो यहाँ पे किसान है, उसकी भी हालत बुरी होती जा रही थी। बिकॉज वो मजबूर किया जा रहा था इन कमर्शियल जो क्रॉप्स है उनके प्लांटेशन के लिए, उनको मजबूर किया जा रहा था। तो फूड सिक्योरिटी और फूड के लिए फिर इनके लाले पड़ जाते थे। जब फूड स्कार्सिटी उत्पन्न होती थी, यानी कि जब फेमाइन का टाइम आ जाता था, तब इनके पास फूड होता ही नहीं था। बिकॉज साल भर उन्होंने जो खेती की है वो ओनली इस कमर्शियल क्रॉप्स की है। तो जब फेमाइन जैसी स्थिति आती थी तो इनके लिए फूड बचता ही नहीं था। तो पीजेंट की तो और ज्यादा हालत खराब थी यहाँ पे। तो पीजेंट ने भी अपने लैंड को कल्टीवेट करने से गिव अप कर दिया था। तो ओवरऑल हम देखें तो चाहे वो आर्टिसंस हो या लोकल या स्मॉल लेवल का कोई भी ट्रेडर हो या पीजेंट हो, सब ने गिव अप करना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी का एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिलता है ऑन इंडियन मार्केट, ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन कब होगा? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, नई नई फैक्ट्रियां लगेगी तो लोग शहरों में आएंगे, गाँव से भी शहरों की तरफ, मतलब वहाँ मोस्टली जो चीजें हो रही थी उस समय शहरों में ही हो रही थी। इवन हमने जब एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ी थी तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट होती है वो भी कहाँ होती है? अर्बन एरिया में ही होती है। तो ज्यादा चीजें अब तक इतनी रूरल बैकग्राउंड तरफ पहुंची नहीं है। जो भी चीजें अभी इम्प्लीमेंट हो रही है उनका जो एरिया है वो अर्बन सेंटर की तरफ ज्यादा कॉन्फाइंड है। उनका पेनिट्रेशन गाँव की तरफ, विलेजेस की तरफ इतना नहीं है। चाहे वो ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी देख लो, इकोनॉमिक पॉलिसी देख लो, पॉलिटिकल पॉलिसी देख लो, दैट ऑल वर इम्पैक्टेड ऑन दी अर्बन सेंटर। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, नई फैक्ट्रियां लगती तो लोग लेबर के रूप में काम करने को आते हैं, तो गाँव से वो लोग शहरों की तरफ जाते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस तो हो नहीं रहा था। यहाँ तो सब डिक्लाइन, इवन जो खेती भी कर रहे थे वो खुद यहाँ पे गिव अप करने की स्थिति में आ गए थे। तो अर्बनाइजेशन की जगह क्या हो रहा था? रूरलाइजेशन। तो ये इस वजह से ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इकोनॉमिकली इसका मेन जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका इकोनॉमिकली रिजल्ट देखने को मिलता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
Next question is number 6. Which of the following statements correctly explain the impact of Industrial Revolution on India during the first half of the 19th century? 19th century यहाँ पे कि 19th century का मीनिंग है आपका 1801 to 1900 का पीरियड, ठीक है। तो इसका फर्स्ट हाफ यानी कि 1801 to 1850 तक का पीरियड। तो इस पीरियड के दौरान जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रून्ड, ऑप्शन बी मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर, ऑप्शन सी रेलवे लाइन्स वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री, ऑप्शन डी हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। तो क्या इस टाइम के पीरियड में यहाँ पे मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर? नहीं, यहाँ पे इंडियन टेक्सटाइल के लिए मशीनरी यूज नहीं की गई थी। ये मशीनरी यूज तो ब्रिटेन में हो रही थी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, और उन फिनिश्ड प्रोडक्ट को इंडिया में तो बेचा जा रहा था। तो इंडिया तो ट्रीट हो रहा था एज अ लार्ज मार्केट ऑफ फिनिश्ड गुड फॉर ऑफ द फिनिश्ड गुड ऑफ ब्रिटिश फैक्ट्री। तो ब्रिटिश फैक्ट्री के जो फिनिश गुड है उनको इंडिया में सेल करने के लिए इंडिया को एज अ मार्केट के रूप में ट्रीट किया जा रहा था। तो इंडिया में इस तरह का कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एफर्ट नहीं किया गया कि इंडियन टेक्सटाइल के लिए मशीनरीज का यूज किया जाए। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। रेलवे देख लेते हैं हम। रेलवे लाइन वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ पूछा है आपको, तो टाइम पीरियड याद रखना पड़ेगा आपको। रेलवे लाइंस वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो इंडिया में रेलवे लाइंस तो बिछी थी, लेकिन किस समय बिछी थी? 1853 में। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के अंदर रेलवे लाइन का स्प्रेड नहीं होता है, रेलवे लाइन नहीं बिछाई जाती है इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द country. It was happened in 1853, which is the second half of the 19th century. तो second half यानी 1853 में बिछती है, तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता है। ऑप्शन डी है हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर। जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर के इंपोर्ट्स है जो इंडिया में आते थे फिनिश प्रोडक्ट, क्या उन पे हैवी ड्यूटीज अप्लाई की गई थी? नहीं, उन पे नहीं की गई थी। जबकि जो एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा था, इंडियन कमोडिटीज का जो एक्सपोर्ट है, उनके ऊपर हैवी ड्यूटी अप्लाई की जा रही थी, सो दैट कि वो इंटरनेशनल मार्केट में ब्रिटेन की कमोडिटीज के साथ कंपैटिबल नहीं हो। तो ऑप्शन डी भी हमारा यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाता है। तो बचता क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रून्ड। तो दैट इज करेक्ट, बिकॉज इस समय पे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो है वो डिक्लाइनेशन की फेज देख रहा था बिकॉज ऑफ द हैवी ड्यूटीज इम्प्लाई ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन कमोडिटीज। इस वजह से यहाँ का हैंडीक्राफ्ट जो है वो रूइन हो रहा था, बिकॉज ये कमोडिटीज इंटरनेशनल मार्केट में कंपैटिबल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, 7th क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस्ड इस्तेमरारी सेटलमेंट? इस्तेमरारी सेटलमेंट इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सेटलमेंट। तो इसके बहुत सारे नाम है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो परमानेंट सेटलमेंट या इस्तेमरारी कह दो या मालगुजारी कह दो, जागीरदारी कह दो, बिश्वेदारी कह दो, जमींदारी कह दो, ये सब एक ही नाम है परमानेंट सेटलमेंट के या इस्तेमरारी सेटलमेंट के। तो यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था कि जो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारों को दे दिया। तो जमींदार जो थे वो पीजेंट से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो भी प्रोडक्शन होता था उसका रेवेन्यू के रूप में कलेक्शन पीजेंट से जमींदार करते थे, और ये जमींदार जो थे वो लैंड रेवेन्यू यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते थे। और परमानेंट सेटलमेंट में इस चीज लैंड रेवेन्यू को क्या कर दिया गया था? फिक्स कर दिया गया था
कि इतने, यानी मान लो आपको 100 रुपए, तो 100 रुपए हमको जो है फिक्स आपको दे देना है। आप पीजेंट से चाहे कितने भी वसूल करो, चाहे कम वसूल कर रहे हो तो भी हमें 100 देने हैं, चाहे यहाँ पे क्या सिस्टम था कि जमींदार अगर पीजेंट से 101 रुपए वसूल कर रहा है तो उसको कंपनी को कितने डिपॉजिट करने हैं, 100 रुपए करने हैं, ठीक है, ये फिक्स कर दिया गया था। तो 1 रुपीज इसके लिए इसका बेनिफिट हो जाएगा। और अगर इसका कम भी हो रहा है, पीजेंट मान लो ओनली यहाँ पे 90 रुपीज ही पे कर पा रहा है, तो जमींदार को फिर ये एक्स्ट्रा बर्डन जो 10 रुपीज का है वो खुद बियर करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसको 100 रुपीज के रूप में पे करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे जमींदार जो है वो इंटरमीडिएटरी के रूप में काम कर रहा था बिटवीन द पीजेंट एंड गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पीजेंट के बीच में ये जमींदार जो था वो इंटरमीडिएटरी था, और बेसिकली ही वाज अ एजेंट फॉर द कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पॉलीगार या पीजेंट। और यहाँ पे जो लैंड के प्रोप्राइटरी राइट है, जो अधिकार है जमीन का, वो जमींदार को दे दिया गया था कि जो ये लैंड है, जिस लैंड से ये बिलोंग करता है और उसके अंदर जितने भी पीजेंट आते हैं जो उस जमीन पे वर्क कर रहे हैं, वो सब किसके अंडर काम करेंगे, जमींदार के अंदर। और ये जमींदार किसके सबऑर्डिनेट के रूप में काम करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूप में। तो यहाँ पे पीजेंट जो है सबऑर्डिनेट टू जमींदार एंड जमींदार इज सबऑर्डिनेट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएटरी के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत समय ऐसे होता था कि जमींदार जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस डिमांड को जो है वो फुलफिल करने में फेल हो जाते थे, और इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इनके स्टेट को सेल या ऑक्शन पे चढ़ा के बेच के अपना जो ये फिक्स पेमेंट है उसको वसूल कर लिया करते थे। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है इस तरीके का सेटलमेंट था जिसमें जमींदार एक अलग से क्लास को, जमींदार को इंटरमीडिएटरी के रूप में यूज किया जाता है बिटवीन द पीजेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। ये हम डिटेल में लेसन में कवर कर चुके हैं, आप देखिएगा, आपको वहां पे सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस्तेमरारी कह दो, बिस्वेदारी कह दो, परमानेंट सेटलमेंट कह दो, मालगुजारी कह दो, या फिर जागीरदारी कह दो, ये सब एक ही नाम है इस परमानेंट सेटलमेंट के। और लैंड रेवेन्यू, परमानेंट सेटलमेंट क्या है आपका, एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है जिससे लैंड का जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस जमींदार्स। और परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो ये लैंड रेवेन्यू का फिक्सेशन है, ये बहुत ही आर्बिट्रेरली सिस्टम से किया जाता था, मनमाने ढंग से इसको फिक्स कर दिया जाता था विदाउट द असेसमेंट ऑफ द लैंड। लैंड की जो क्वालिटी है उसको देखे बिना ही इस लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया जाता था। अगर वो बंजर है, चाहे उससे प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, या वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे रेवेन्यू को लॉस होगा, बिकॉज यहाँ पे उसको तो फिक्स पेमेंट मिल जाएगी 100 रुपए की, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा, जैसे फर्टाइल लैंड है तो उससे मान लो 101 का प्रोडक्शन होता है, तो जमींदार को खाली 100 रुपए ही तो पे करना है, तो 1 रुपए वाला जो उसको बेनिफिट यहाँ पे जमींदार को हो जाएगा। और अगर वहां पे वो बैरन लैंड है, या वहां से उधर प्रोडक्शन इतना नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है सॉइल की, तो वहां से लेस प्रोडक्शन होगा, और लेस प्रोडक्शन मान लो वहां से 90% का ही हुआ, तो उसको 10% जमींदार को अपने जेब से बियर करके गवर्नमेंट को 100 रुपीज के रूप में फिक्स पेमेंट करनी पड़ती थी। तो इस तरह का ये जो आर्बिट्रेरी तरीके से मनमाने ढंग से लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था, ये इसकी एक डीमेरिट्स है, इस सिस्टम की ये एक खामी है। तो जब अगर ये जमींदार जो है ये 10% कहाँ से बियर करेगा, अगर मान लो 90% ही प्रोडक्शन हो रहा है और 10% का ये अपने से बियर करके गवर्नमेंट को इसको सबमिट करवाना है, तो ये जमींदार वो अपने जेब से ये 10% नहीं देगा, इसका भी बर्डन किस पे आने वाला है, पीजेंट पे ही आने वाला है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो सफर हो रहा था वो पीजेंट हो रहा था। इस वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि ये जो किसान थे उन्होंने इन्होंने खेती करने से ही मना कर दिया, देवर गिव अप ऑन दी लैंड्स, और ये फिर खेती छोड़ छोड़ के वापस अपने गाँव की तरफ जाने लगे। ठीक है, तो इस तरीके का लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो किया गया
परमानेंट सेटलमेंट के रूप में। इसकी ये ड्रॉबैक थी, ये एक ब्लंडर भी साबित हुआ बाद में। तो इसका जो इंट्रोड्यूस है वो कॉर्नवालिस ने किया था इन 1793 इन बंगाल रीजन, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा रीजन में। एंड बाद में इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया, बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, मद्रास प्रेसिडेंसी के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, बट ये फेल हो गया इसके, जबकि इसकी जगह मद्रास में जो है वो रैयतवारी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया वहां के गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा, रैयतवारी सेटलमेंट। ठीक है, तो रैयतवारी सेटलमेंट में क्या होता था कि ये लैंड रेवेन्यू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो डायरेक्ट पीजेंट से कलेक्ट करते थे, इसमें इंटरमीडिएटरी के रूप में कोई भी जमींदार या जागीरदार नहीं हुआ करते थे। रैयतवारी में सीधा ब्रिटिश लोगों का जो कॉन्टेक्ट है वो किससे होता था, कल्टीवेटर से या पीजेंट से। इस तरह का सेटलमेंट रैयतवारी में था। तो कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट, इस्तेमारी सेटलमेंट, विश्वेदारी, मालगुजारी, जागीरदारी, कुछ भी कह लो, ये सब एक ही नाम है परमानेंट सेटलमेंट के। और जो 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा रीजन में कॉर्नवालिस द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे तब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फॉर द कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 8. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other as reason R. तो आपको यहाँ पे कथन दिया गया है A और यहाँ का कारण दिया गया है R. तो इनको आपको रीड आउट करना है एंड देन फिर राइट आंसर का फाइंड आउट करना है ऑप्शन में देख के। तो पहले हम कथन पढ़ते हैं। कथन क्या है इसका? Assertion A, the British government introduced different land revenue system in different part of India. ये बात सही है, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो है वो डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट डिफरेंट एरिया में या इंडिया के डिफरेंट पार्ट में किए थे। जैसे इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में इन्हें रैयतवारी सेटलमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो पंजाब, सिंध और यहाँ का एरिया है वहां पे इन्होंने मालगुजारी या महालवारी सेटलमेंट जो है ये इंट्रोड्यूस किया था। तो बेसिकली ये सब लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ही है, रेवेन्यू, लैंड का रेवेन्यू कलेक्शन करने के ही सेटलमेंट है, बट इनकी थोड़ी डिफरेंट फॉर्म है। तो ये डिफरेंट फॉर्म जो थी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की, ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट में भी डिफरेंट थी। तो ऑप्शन जो कथन ए है वो करेक्ट है। अब हम रीजन देखते हैं, कारण देखते हैं। इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पीजेंट्री, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कारण क्या है? इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पीजेंट्री, दैट इज करेक्ट आंसर। कथन जो है ये करेक्ट है और इसका कारण भी करेक्ट है कि जो ये अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम अलग अलग पार्ट में इंट्रोड्यूस किए गए, इसके थ्रू डिफरेंट जो क्लास है पीजेंट्री की वो भी इवॉल्व होके आती है। जैसे यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार एक अलग से क्लास इमर्ज होके आती है, रैयतवारी की जो पीजेंट्री है वो डिफरेंट क्लास होती है, महलवारी जो है इसमें पूरी विलेज कम्युनिटी को ही जो लैंड की प्रॉपर्टी राइट है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो इस तरीके के सेटलमेंट से डिफरेंट क्लास जो है इंडियन पीजेंट्री की वो भी एमर्ज होके आती है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें कथन जो है वो कारण की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू, हाँ दोनों ही ट्रू है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हाँ ये भी बात सही है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, because both A and R are true, but R is not the correct explanation of A। नहीं, R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है A की, ठीक है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखने का तो मतलब ही नहीं निकलता है। हमें मिल गया यहाँ पे ऑप्शन ए, दोनों ही कथन भी और कारण दोनों ही ट्रू है और
कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज 9. द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? अभी हमने देखा 1793 में परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा रीजन में कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद। अभी मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट एक्सप्लेन किया, तो ये परमानेंट सेटलमेंट किनके साथ किया गया? तो इनमें किनके साथ किया गया था परमानेंट सेटलमेंट? ऑप्शन ए लैंडलॉर्ड, ऑप्शन बी पीजेंट, ऑप्शन सी वर्कर, ऑप्शन डी ट्रेडर। वर्कर और ट्रेडर यहाँ पे ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम में है, तो पीजेंट और जो लैंडलॉर्ड है वही आएंगे। वर्कर और ट्रेडर ऐसा सच कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कौन है, लैंडलॉर्ड या पीजेंट? तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लैंडलॉर्ड कह दो, जमींदार कह दो, जागीरदार कह दो, एक ही बात है। तो जमींदार, जागीरदार या लैंडलॉर्ड, इनके साथ जो है ये परमानेंट सेटलमेंट किया गया था और इनको ही इंटरमीडिएटरी के रूप में या एजेंट के रूप में यूज किया था फॉर कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट। तो पीजेंट यहाँ पे जो थे वो जस्ट किसके अंडर वर्क कर रहे थे? जमींदार के अंदर। पीजेंट जो है वो जमींदार के अंडर वर्क कर रहे थे ओनली। तो इन पीजेंट का जो स्टेटस है वो जस्ट एज ए टेनेंट था। टेनेंट का मतलब लैंडलेस पीजेंट, लैंडलेस पीजेंट, जिनके पास अपनी कोई भी जमीन नहीं है, बस वो उस जमीन पे एज अ काम कर रहे हैं वर्कर की तरह, तो उन्हें टेनेंट्स कहते हैं। तो ये पीजेंट है जो उनका स्टेटस मियर टेनेंट्स के रूप में रह जाता है और कंप्लीट जो प्रोप्राइटरी राइट है, लैंड के जो अधिकार के राइट है उसको बेचने के, खरीदने के, तो वो किनके पास रहते हैं? जमींदारों के पास। और जमींदार जो है वो सबऑर्डिनेट होते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और वो जमींदार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एज ए एजेंट के रूप में वर्क करता है फॉर कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे एक अलग से परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जमींदार जो क्लास है वो एमर्ज होके आती है। और यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने का कॉर्नवालिस का एक और भी पॉलिटिकल रीजन था। इकोनॉमिकली तो ये था कि जमींदार जो है दैट विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, हमें उससे कोई मतलब नहीं वो पीजेंट से या कास्ट टेनेंट से किस तरह से लैंड रेवेन्यू की वसूली करता है, ये सब इसके इंटरनल मैटर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। उसको सिर्फ अपने फिक्स्ड पेमेंट्स या फिक्स्ड अमाउंट से मतलब है, वो पे कर दिया जाना चाहिए बाय दिस जमींदार्स ऑन टाइम। अगर इस तरह नहीं किया जाता है, कोई जमींदार फेल होता है, तो उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी को जो है वो ऑक्शन पे चढ़ा दिया जाएगा, नीलामी के लिए उसको चढ़ा दिया जाएगा और सेल करके गवर्नमेंट जो है अपना रेवेन्यू जो है वो रिकंस्ट्रक्ट कर लिया करेगी। तो यहाँ पे जमींदार जो है वो इंटरमीडिएटरी के रूप में काम करता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीजेंट। तो पॉलिटिकल ये तो इकोनॉमिकल इसका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, और पॉलिटिकली इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने का, कि जब इंडिया में किसी कारण से अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट कोई रिवोल्ट वगैरह होगा या अपोजिशन होगा, तो ये जमींदार जो है वो लॉयल रहेंगे फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिकॉज इनका जो स्टेटस है, ये स्टेटस इनको किन्होंने प्रोवाइड किया कि तुम जमींदार होंगे और लैंड का सारा राइट जो है वो तुम्हारे पास होगा, ये स्टेटस इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। तो उनकी जो भी पोजीशन आज सोसाइटी में है वो किस वजह से है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के आशीर्वाद या प्रसाद प्रयत्न की वजह से ही है। तो इस कारण से जमींदार जो है अपना दिस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ही विल बी ऑलवेज लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब म्यूटिनी होती है 1857 की, 1857 का रिवोल्ट होता है, तो उसमें जमींदार जो थी ये पूरी क्लास जो है वो लॉयल रहती है ब्रिटिश गवर्नमेंट का और हेल्प करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कर्ब दिस 1857 रिवोल्ट। ठीक है, तो ये परमानेंट सेटलमेंट का हिसाब था। इसके अगेंस्ट रैयतवारी सेटलमेंट में क्या था, जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, मद्रास और बॉम्बे।
तो बॉम्बे में वहां का गवर्नर था एल्फिंस्टोन और मद्रास में था थॉमस मुनरो। उन दोनों के द्वारा जो है इन दोनों प्रेसिडेंसी के अंदर रैयतवारी सेटलमेंट, जिसमें ये जमींदार जैसी कोई क्लास नहीं होगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो लैंड रेवेन्यू डायरेक्ट किससे वसूल करेगी? पीजेंट से। तो पीजेंट जो है उसके ही अधिकार में होगा लैंड का राइट। तो जो भी लैंड रिलेटेड प्रोप्राइटरी राइट थे दैट वेस्टेड इन दी पीजेंट। तो इस तरह का रैयतवारी में सेटलमेंट था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद लैंडलॉर्ड्स, या जमींदार या जागीरदार। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हियर रिपीट क्वेश्चन, द परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद ए जमींदार, ए विलेज कम्युनिटी, सी मकैडम्स या डी पीजेंट्स। तो यहाँ पे क्या था? जमींदारों के साथ परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया में परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम किसने, या परमानेंट सेटलमेंट के तो किसने इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन ए लॉर्ड जॉन शोरे, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस was introduced in the year। किस साल के अंदर कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन ए 1787 एडी, ऑप्शन डी 1789 एडी, ऑप्शन सी 1790 एडी, ऑप्शन डी 1793 एडी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी 1793 एडी। 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में परमानेंट सेटलमेंट को एज ए लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये सेटलमेंट जमींदारों के साथ या लैंडलॉर्ड्स के साथ किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज लिटिगेशन was visible after the introduction of land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provision। तो जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके रिगार्डिंग जो है बहुत ज्यादा लिटिगेशन के मामले सामने देखने को मिलते हैं। तो इन मुकदमेबाजी या लिटिगेशन की जो ये प्रक्रिया है ये क्यों बढ़ गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, जब उसने ये लैंड सेटलमेंट या लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका क्या कारण था? तो देखते हैं। ऑप्शन ए मेकिंग जमींदार पोजीशन स्ट्रॉन्गर, वाइस वर्सा द रैयत। रैयत यहाँ पे पीजेंट का मतलब, रैयत का मतलब है पीजेंट। तो क्या यहाँ पे जमींदार की पोजीशन जो है वो पीजेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई थी? किसान की तुलना में जमींदार की पोजीशन स्ट्रॉन्गर थी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट में तो हम देखते हैं कि हाँ भाई जमींदार की पोजीशन स्ट्रॉन्ग थी पीजेंट से। तो ये क्या लिटिगेशन का कारण हो सकता है? लिटिगेशन मुकदमेबाजी कहाँ की जाती है? कोर्ट में। तो ये कोर्ट रिलेटेड मामला है। तो कोर्ट के अंदर ये ऐसा कोई प्रोसेस होगा या ऐसा कोई एडवांसमेंट किया होगा जिसके कारण ये लिटिगेशन जो है वो मुकदमेबाजी के केस जो है वो बढ़ते जा रहे थे। तो कोर्ट रिलेटेड है, तो यहाँ पे जमींदार की पोजीशन से लिटिगेशन के मामले नहीं बढ़ेंगे। तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एन ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार्स। तो जमींदार तो अल्टीमेटली यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का गोल तो किसी भी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में यही था कि वो जो है वो अल्टीमेटली लैंडलॉर्ड होगी। जमींदार तो एज ए सबऑर्डिनेट के रूप में काम करेंगे, और जमींदार को तो सबऑर्डिनेट के रूप में ही इंट्रोड्यूस किया गया था ओवर दी पीजेंट। पीजेंट के तो ऊपर वो होंगे, उनका स्टेटस जो है पीजेंट जमींदार के सबऑर्डिनेट होंगे, लेकिन जमींदार जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में होगा। तो ये तो नहीं हो सकता। इस वजह से लिटिगेट जमींदार का फिर तो कोई उसको बनाया लैंडलॉर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा है, तो वो कैसे कोर्ट में जाके मुकदमेबाजी करेगा?
तो ऑप्शन सी देखते हैं हम, यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी है मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट। तो यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि क्या जुडिशियल सिस्टम को एफिशिएंट कर दिया गया था, इस वजह से लिटिगेशन के मामले बढ़ रहे थे। तो ऐसा नहीं था, उस समय जुडिशियल सिस्टम इतना भी एफिशिएंट नहीं था कि मुकदमेबाजी की जो केस है इससे रिलेट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक एडवांसमेंट हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस ने क्या किया था, जो कोर्ट की फीस होती है, आपको मुकदमा करने के लिए क्या करना पड़ता है, फी पे करनी पड़ती है। तो अगर ये फी हाई होगी तो हर कोई इसको पे नहीं कर पाएगा, तो मुकदमेबाजी जो है उसके केसेस भी कम देखने को मिलेंगे। अगर इस कोर्ट फीस को ही खत्म कर दिया जाए तो हर कोई जो है वो एबल होगा मुकदमेबाजी का केस करने के लिए, कोर्ट में पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे कॉर्नवालिस ने एक इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम, जिसके अंदर जुडिशियल सिस्टम के अंदर कोर्ट की फीस जो है उसने अबॉलिश कर दी थी, कोर्ट की फीस को उसने बिल्कुल ही माफ कर दिया था। तो अब जब कोर्ट की फीस ही नहीं लगेगी तो एनीबडी कैन ड्रैग एनीवन इनटू द कोर्ट। इस वजह से लिटिगेशन के जो ये केसेस है वो देखने इंक्रीज जो नंबर है इनके देखने को मिलते हैं। जिसका मेन कारण क्या था, कॉर्नवालिस के द्वारा कोर्ट फीस को अबॉलिश कर देना। ठीक है, ये कारण था। तो इसमें नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट ए बी एंड सी इज करेक्ट। तो डी आंसर करेक्ट आंसर होगा कि कोई भी ए बी सी जो है ये सेटिस्फाई नहीं करते इस स्टेटमेंट को। ठीक है, लिटिगेशन के मामले बढ़ते हैं कोर्ट फीस के अबॉलिशन के कारण, और जब कोर्ट फीस देनी ही नहीं पड़ेगी तो हर कोई अप्रोच कर सकता है कोर्ट की तरफ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज नंबर 15। Under the Permanent Settlement 1793, the Jamidar were required to issue pattas to the farmer, which were not issued by many of Jamidars. The reason was, परमानेंट सेटलमेंट में जो था, कोई भी जमींदार अगर अपनी लैंड को कल्टीवेशन के लिए देता था किसी फार्मर को, तो उस फार्मर को एक पट्टा जारी करता था, यानी कि सर्टिफिकेट कहते, इस रूप से एक पट्टा जारी किया जाता था, जिससे कि वो गिनती में आ जाए कि ये फार्मर जो है पर्टिकुलर इस लैंड पे कल्टीवेशन कर रहा है। तो जमींदार के द्वारा फार्मर्स को पट्टे इश्यू किए जा रहे थे। अब यहाँ पे जमींदार जो है वो बहुत सारे फार्मर को जो है वो पट्टा इश्यू नहीं करते हैं। दो वो फार्मर उस लैंड पे कल्टीवेशन कर रहा है, वर्क कर रहा है, लेकिन उसको पट्टा इश्यू नहीं किया गया है। तो ये किस कारण से नहीं किया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए है द जमींदार वर ट्रस्टेड बाय द फार्मर, ऑप्शन बी देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार्स, और ऑप्शन सी इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ऑप्शन डी द फार्मर वर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग पट्टास। तो हम इसमें देखते हैं कि देखो यहाँ पे अगर जमींदार जो भी फार्मर है, मान लो ये फार्मर 1 है, इसको पट्टा इश्यू करता है, तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ये पट्टा इश्यू करता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी कि जितने भी फार्मर तुम्हारे अंडर काम करे उनको पट्टा जारी करो, जिससे ये ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा कि इतने वर्कर जो है या इतने फार्मर जो है वो इस जमींदार के अंडर वर्क कर रहे हैं, जिससे कि लैंड रेवेन्यू का जो फिक्सेशन है वो इजीली हो सके। लेकिन बहुत सारे जमींदार जो है वो कई फार्मर्स को पट्टा इश्यू नहीं करते, जैसे ये फार्मर 2 ले लो, इसको पट्टा इश्यू नहीं किया गया, लेकिन ये कल्टीवेशन उस लैंड पे तो कर रहा है, वहां से प्रोडक्शन तो हो रहा है। तो पट्टा इश्यू नहीं करने से क्या हुआ कि इस फार्मर 2 की कैलकुलेशन जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं हो पाई, क्योंकि पट्टा इसको इश्यू ही नहीं किया गया। तो जितने पट्टे इश्यू करेगा उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड जमींदार मेंटेन करेगा। तो लेकिन बहुत सारे फार्मर को इसने पट्टा इश्यू नहीं करके उस लैंड का कल्टीवेशन या जो प्रोड्यूस था वो जमींदार अपने पास रख लेता था। तो इस तरह से जमींदार को इस चीज से फायदा होता था और वो पट्टा इश्यू नहीं करता था, बिकॉज ये जो कमाई है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड पे नहीं चढ़ती थी और इसका लैंड रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसको नहीं देना पड़ता था, और ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है जमींदार अपने पास रख लेता था। इस वजह से वो पट्टा जारी नहीं करता था। तो ये पट्टा जारी क्यों नहीं कर पाता था? तो इसका मेन कारण क्या, फार्मर वर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग पट्टा। ऐसा थोड़ी होगा, वो इंटरेस्ट हो या ना हो,
जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसको सौंपी गई थी कि तुम्हें जितने भी तुम्हारे फार्मर तुम्हारे सबऑर्डिनेशन में काम करे उनको पट्टा इशू करना है। तो ये एक तरह का क्या है, ऑफिशियल लूप होल है, या हम कह सकते हैं कि जो गवर्नेंस है उसका लूप होल है। तो यहाँ पे गवर्नेंस लूप होल को कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो पढ़ते हैं, इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नो इट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट gave this responsibility to the जमींदार। जमींदार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी पट्टा इशू करने की। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पे ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी देखो, देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार। हाँ, ये जो है ये इस चीज को सेटिस्फाई करता है कि ऑफिशियल चेक नहीं था जमींदारों के ऊपर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो नजर सही से नहीं रख पा रही थी, इस वजह से वो इस लूप होल का फायदा उठा के पट्टा जारी फार्मर से नहीं करते थे और उनके द्वारा जो नेट प्रोड्यूस होता था उसको अपने पास रख देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से छुपा के। तो ऑप्शन बी जो है वो इस चीज को सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन ए देख लेते, द जमींदार वर ट्रस्टेड बाय द फार्मर। ऐसे ये कोई नहीं कारण बनता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि ऑफिशियल चेक नहीं होने के कारण जमींदारों के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम टू टाइम जो इनका चेकिंग है वो नहीं होने के कारण जमींदार इस लूप होल का फायदा उठाते थे अपने इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज 16, which one of following is correct about the permanent settlement introduced in बिहार। परमानेंट सेटल के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए, द जमींदार्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द ऑनरशिप ऑफ लैंड। क्या जमींदारों को लैंड की ऑनरशिप से डिप्राइव किया गया था, हटा दिया गया था? नहीं, उनको तो लैंड की ऑनरशिप सौंपी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आपका नहीं है। द जमींदार वर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द लैंड। ठीक है, उनको तो लैंड के प्रॉपर्टी राइट सौंपे गए थे परमानेंट सेटलमेंट के अंदर, जो बिहार में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, द राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड वाज मेड हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर द जमींदार्स। दिस इज करेक्ट। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी राइट जमींदार को दिए गए थे, लैंड का जो अधिकार है, ऑनरशिप का राइट जो है वो जमींदार को दिया गया था। तो नॉट ओनली उसको जमींदारी राइट दिए गए थे बल्कि उस जमींदारी राइट को हेरिडिटरी वंशानुगत और ट्रांसफरेबल भी किया गया था फॉर द जमींदार। जमींदार चाहे तो उस लैंड को किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, और उस जमींदार के बाद उसका जो आगे उत्तराधिकारी जो भी होगा वो उस चीज को संभालेगा। तो लैंड राइट जो है वो हेरिडिटरी और ट्रांसफरेबल कर दिए गए थे फॉर द जमींदार्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन फिर भी हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं कि लैंड रेवेन्यू वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड। यहाँ पे लैंड रेवेन्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं किया गया था, यहाँ पे आर्बिट्रेरली रूप से इसको फिक्स कर दिया जाता था। ठीक है, मनमाने ढंग से कह दिया जाता था जमींदार को कि इतना लैंड रेवेन्यू हमें तुमसे चाहिए, अब तुम भले कैसे भी उसको लाओ। एक बार फिक्स करने के कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं करने की वजह से आर्बिट्रेरी ढंग से इसको लगाया जाता था और जमींदार जो है उसका पूरा बर्डन किस पे देते थे, पीजेंट पे, और अल्टीमेटली कौन सफर करता था, पीजेंट। जमींदार को तो कह दिया जाता था कि यहाँ से इतना रेवेन्यू हमें तुमसे चाहिए, वो फिक्स कर दिया जाता था और उसका टोटल बर्डन जो है वो पीजेंट पे आता था। चाहे वो लैंड इतना प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है, पीजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे दिस आर्बिट्रेरीली फिक्स लैंड रेवेन्यू। ऑप्शन डी, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। परमानेंट सेटलमेंट में तो जमींदारी को इंट्रोड्यूस ही किया गया था, अबॉलिशन नहीं किया गया था, जमींदारी को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 17, परमानेंट सेटलमेंट एंड रैयतवारी सेटलमेंट या सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली इन। तो आपको परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवारी सेटलमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे कहाँ पे, वो आपको पता लगाना है ऑप्शन देख के। रिस्पेक्टिवली यानी जो पहला ऑप्शन होगा वो परमानेंट सेटलमेंट से रिलेट करेगा, सेकंड जो है वो रैयतवारी सेटलमेंट से। तो परमानेंट सेटलमेंट हमने पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किया गया था।
हम देखते हैं ऑप्शन ए बंगाल एंड मद्रास, ऑप्शन बी मद्रास एंड पंजाब, ऑप्शन सी मद्रास एंड बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब एंड बंगाल। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमें सिर्फ एक ही दिख रहा है जिसमें पहला नंबर जो है वो बंगाल ए में है। दूसरा क्या है यहाँ पे, रैयतवाड़ी सेटलमेंट। रैयतवाड़ी सेटलमेंट दो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो यहाँ पे बॉम्बे तो ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ पे क्या है मद्रास ऑप्शन में है, तो मद्रास जो है वो सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए इसका मतलब। तो यहाँ पे मद्रास जो है सेकंड पोजीशन में ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बंगाल एंड मद्रास रेस्पेक्टिवली। पंजाब में क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, महालवाड़ी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स इन in bracket the right of the tenants on land in Bengal and Bihar were given by the Bengal Tenancy Act। बंगाल टेनेंसी एक्ट, किस बंगाल टेनेंसी एक्ट के द्वारा बंगाल और बिहार में टेनेंट्स के राइट को दिया गया, यानी कि जो जमीन जो लैंड राइट थे वो टेनेंट्स को या पीजेंट्स को दिए गए। बंगाल टेनेंसी एक्ट का आपको ईयर बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1900। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन ए है जो करेक्ट आंसर है कि 1885 में 1885 के अंदर बंगाल टेनेंसी एक्ट पास होता है, जिसके अंदर टेनेंट्स को जो है वो लैंड के राइट्स दिए जाते हैं। इसके पहले क्या होता है, 1793 में जब परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो लैंड के जो राइट है वो टोटल किनको दे दिए जाते हैं, जमींदार को दे दिए जाते हैं। और जो रैयत है, पीजेंट है या टेनेंट, पीजेंट है, फार्मर है, वो जस्ट एज अ टेनेंट्स के रूप में वर्क करता है अंडर दी जमींदार। और धीरे धीरे जमींदारों का इन पीजेंट्स के ऊपर इतना एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है कि ये जो पीजेंट है वो अपनी लैंड से गिव अप करने लगते हैं, और इनके अंदर जो है वो एजिटेशन जो है जमींदारों के अगेंस्ट बढ़ने लगता है। तो इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो है एक अग्रेरियन लीग का गठन किया जाता है। में 1873 में अग्रेरियन लीग या किसान सभा का गठन किया जाता है, जिसके अंदर इन जमींदारों के इस एक्सप्लॉयटेशन के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जाता है अग्रेरियन लीग 1873 के नेतृत्व में। ठीक है, और ये अग्रेरियन लीग की फॉर्मेशन कहाँ होती है, पाबना डिस्ट्रिक्ट में। तो पाबना डिस्ट्रिक्ट में इस अग्रेरियन लीग का जब फॉर्मेशन होता है, जिसका एम क्या था कि जमींदारों के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट विद्रोह करना, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट अपना एजिटेशन प्रकट करना। ये एग्रेरियन लीग जो है वो ग्रेजुअली पाबना अपराइजिंग के रूप में देखने को मिलती है, पाबना अपराइजिंग, जिसके अंदर हमने इन किसानों के द्वारा वायलेंस भी देखने को मिलती है सरकार के अगेंस्ट, जमींदारों के अगेंस्ट। ठीक है, और मेनी किसान्स वर अरेस्टेड दिस टाइम, सो पीजेंट्स अरेस्टेड दिस टाइम लार्जली ऑन लार्ज बेसिस। तो ये हम पाबना जो अपराइजिंग है वो किसान आंदोलन या फिर पीजेंट मूवमेंट है उसके अंदर कवर करते हैं। तो लेकिन जो ये 1885 का जो बंगाल टेनेंसी एक्ट है, इसकी जड़ें जो है वो 1793 के परमानेंट सेटलमेंट में और इस एग्रेरियन लीग के अंदर पहुंचती है। इस वजह से हमको ये कवर करना जरूरी है कि इसकी 1885 तक पहुंचते पहुंचते बीच में क्या डेवलपमेंट हुए थे, जो 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पास करके किसानों को इनके लैंड राइट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे
बंगाल में जो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉर्नवालिस के द्वारा, जिसे जमींदारों को उनकी लैंड राइट दे दिए जाते हैं, पीजेंट को इनसे डिप्राइव कर दिया जाता है लैंड राइट से। पीजेंट फिर जमींदारों के अंडर जस्ट एक टेनेंट्स के रूप में वर्क करते हैं, इनके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं, बस ये वर्क करते हैं और अपना जो रेवेन्यू के रूप में प्रोड्यूस है वो जमींदार को दे देते हैं, और जमींदार फिर इनसे ज्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनके ऊपर अत्याचार करता है। एक्सप्लॉयटेशन पीजेंट लोगों का बढ़ जाता है। उस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट अग्रेरियन लीग किसानों ने एक सभा गठित की अपनी, जो अग्रेरियन लीग के नाम से जानी जाती है, इन 1873 के अंदर, और ये पाबना डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसानों की एक सभा गठित हुई थी। इन जो पाबना अपराइजिंग के रूप में ग्रेजुअली डेवलप होती है, और इस पाबना अपराइजिंग के अंदर जो किसानों ने वो जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह कर लिया था, जिसमें थोड़ी सी वायलेंस भी देखने को मिलती है, और लार्ज स्केल पे पीजेंट लोग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अरेस्ट भी किए जाते हैं। फाइनली इस तरह के विद्रोह को रोकने के लिए, पैसिफाई करने के लिए बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 पास किया जाता है, जिसके अंदर टेनेंट्स एक्ट जो राइट्स है वो फार्मर को प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर 19 नंबर। सर थॉमस मुनरो जो मद्रास के गवर्नर थे, इज एसोसिएट विद द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। किस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से एसोसिएट है? ऑप्शन ए परमानेंट सेटलमेंट, ऑप्शन बी महलवारी सेटलमेंट, ऑप्शन सी रैयतवारी सेटलमेंट, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सर थॉमस मुनरो जो मद्रास के गवर्नर थे, उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर रैयतवारी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो लैंड कलेक्शन का काम, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का काम सीधा किससे करती है? पीजेंट से, और पीजेंट को लैंड का ऑनरशिप दी जाती है। लैंड ऑनरशिप जो है वो पीजेंट को दी जाती है। इसमें जमींदार जैसे बीच में इंटरमीडिएटरी नहीं होते हैं। तो पीजेंट्स के पास लैंड राइट्स होते हैं, और लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्ट इन पीजेंट से करती है। तो इस तरह का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो सर थॉमस मुनरो द्वारा, जब ये मद्रास के गवर्नर थे, तब इन्होंने रैयतवारी सेटलमेंट के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया था इन मद्रास प्रेसिडेंसी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी रैयतवारी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन वो वहां के गवर्नर जो थे बॉम्बे के उस समय, वो थे एल्फिंस्टोन, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे पीजेंट को रैयत कहते हैं, इस वजह से इसको रैयतवारी सेटलमेंट कहा जाता है। रैयत कह दो, पोलीगार कह दो, टेनेंट्स, ये सारे वर्ड जो है वो पीजेंट के लिए या फार्मर के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हु वाज एसोसिएट विद द रैयतवारी सेटलमेंट ऑफ मद्रास? ऑप्शन ए मेलकॉम, ऑप्शन बी मेटकॉफ, ऑप्शन सी मुनरो, ऑप्शन डी एल्फिंस्टन। ऑप्शन सी मुनरो इज द करेक्ट आंसर। थॉमस मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास, जिन्होंने रैयतवारी सेटलमेंट वहां पे इंट्रोड्यूस किया था। एल्फिंस्टन थे वो गवर्नर थे बॉम्बे के, गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर रैयतवारी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसको जाता है? एल्फिंस्टन को। लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है सर थॉमस मुनरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हु स्टार्टेड रैयतवारी सिस्टम? रैयतवारी सिस्टम की स्टार्टिंग किसने की थी? ऑप्शन ए थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी मार्टिन बुर्डा, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन ए थॉमस मुनरो, ठीक है। थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में गवर्नर रहते हुए रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, स्टार्ट किया था। कॉर्नवालिस ने तो क्या किया था? परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा रीजन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द रैयतवारी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन द ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो रैयतवारी सेटलमेंट जो है वो दो जगह पे इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो थी बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। मद्रास में की थी सर थॉमस मुनरो ने,
जब वो वहां के गवर्नर बन के आए, थॉमस मुनरो। और बॉम्बे के अंदर की थी वहां के गवर्नर एल्फिंस्टोन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द इंग्लिश इंट्रोड्यूस द रैयतवारी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन। फर्स्ट टाइम रैयतवारी सिस्टम को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहाँ इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी। देखो यहाँ पे रैयतवारी सिस्टम जो है वो दोनों ही प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे किया गया था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में सर थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में इसको स्टार्ट किया था, रैयतवारी सेटलमेंट को मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 में, जब ये यहाँ के गवर्नर बन के आते हैं। जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवारी सेटलमेंट को स्टार्ट किया गया था 1823 से 25 के बीच के पीरियड में सर एल्फिंस्टोन, जो वहां का गवर्नर था एल्फिंस्टोन, उनके द्वारा। तो रैयतवारी सेटलमेंट दोनों ही प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किए गए थे, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे। तो इस वजह से बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1823 में और थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो पहले कहाँ पे हुए, फर्स्ट कहाँ पे हो गया यहाँ पे? ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। बंगाल प्रेसिडेंसी में तो रैयतवारी सिस्टम नहीं था, क्या था? परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था बाय कॉर्नवालिस इन 1793। आगरा में यहाँ पे इंट्रोड्यूस इसको नहीं किया गया था किसी को भी। लेकिन ये जो रैयतवारी सेटलमेंट है ये बाद में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के अलावा इसको सिंध, असम और कुर्ग, सिंध, असम और कुर्ग वाले रीजन में भी इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन ब्रिटिश सिस्टम रैयतवारी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज प्रिवेलेंट इन। रैयतवारी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो ब्रिटिश टाइम पे कौन से एरिया में प्रिवेलेंट था? ऑप्शन ए नॉर्दर्न इंडिया, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया, ऑप्शन सी वेस्ट इंडिया, ऑप्शन डी वेस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया। हमें पता है रैयतवारी सिस्टम जो है वो बॉम्बे और मद्रास में प्रिवेलेंट था। तो मद्रास यहाँ पे साउथ में आ जाता है आपके और बॉम्बे आ जाता है वेस्ट साइड। तो साउथ वेस्ट एरिया के अंदर, साउथ वेस्ट जोन के अंदर रैयतवारी सेटलमेंट जो है वो प्रिवेलेंट था। तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में तो नहीं था, नॉर्थ इंडिया कश्मीर वगैरह वाले रीजन के अंदर नहीं था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे तो महलवारी सिस्टम चल रहा था। ईस्ट इंडिया यानी बंगाल वाला, बंगाल बिहार उड़ीसा वाला रीजन जहाँ परमानेंट सेटलमेंट चल रहा था। वेस्ट इंडिया यानी खाली हम बॉम्बे वाली प्रेसिडेंसी ले लेते तो वहां पे रैयतवारी सेटलमेंट था। और वेस्ट इंडिया प्लस यहाँ पे साउथ इंडिया भी इंक्लूड है, इसलिए साउथ इंडिया में भी हम देखते हैं रैयतवारी सेटलमेंट था। तो रैयतवारी सेटलमेंट दो जगह पे था, वेस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज 25, with reference to रैयतवारी सेटलमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रैयतवारी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और करेक्ट स्टेटमेंट को आपको फाइंड आउट करना है एंड ऑप्शन में देख के आपको आंसर चेक करना है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाय पीजेंट टू गवर्नमेंट। हाँ, ये वाला सेटलमेंट रैयतवारी में किया गया था कि डायरेक्ट जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन है वो गवर्नमेंट के द्वारा पीजेंट से किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट है। द गवर्नमेंट गेव पट्टा टू द रैयत। जैसे जमींदार फार्मर लोगों को पट्टा देते थे, तो यहाँ पे वो इंटरमीडिएटरी नहीं है, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को या पीजेंट को जो है वो पट्टे जारी करेगी, सो दैट की लैंड असेसमेंट हो सके। तो यहाँ पे ये भी राइट आंसर है, राइट स्टेटमेंट है। द लैंड वर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड। तो टैक्स लगाने से पहले जो है वो लैंड जो है वो सर्वे की जाती थी, उसका असेसमेंट किया जाता था। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग। तो रैयतवारी सेटलमेंट के रिगार्डिंग तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं कि तीनों ही स्टेटमेंट किसमें करेक्ट दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में ओनली 1 दिया गया है जो सही नहीं है। ऑप्शन बी में ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट दिया गया है जो सही नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे देखते हैं हम, ऑप्शन सी जो है उसमें 1, 2 and 3 तीनों स्टेटमेंट को करेक्ट दिखाया जा रहा है और डी में नन ऑफ दीज। तो हमें हमारे तो तीनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द रैयतवाड़ी सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज number 26. With the reference to the history of India, consider the following pairs. तो यहाँ पे आपको फॉलोइंग पेयर्स दिए गए हैं जो आपको कंसिडर करने एंड करेक्ट आंसर जो करेक्ट मैच है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे टर्म दी गई है औरंग, जिसके सामने लिखा है इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ स्टेट, स्टेट की ट्रेजरी का इंचार्ज औरंग कहलाता था क्या हिस्ट्री के अंदर। बानियान जो है वो इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या ये मैच सही है। मिरासीदार डिजाइनेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, क्या ये पेयर भी सही है, देखते हैं हम। औरंग जो है वो बेसिकली पर्शियन टर्म है जो यूज होता है वेयर हाउस के लिए। वेयर हाउस वो जगह जहां पे चीजों को बेचने से पहले स्टोर करके रखा जाता है। तो वेयर हाउस के लिए औरंग वर्ड यूज होता है और औरंग वर्ड का यूज वर्कशॉप के लिए भी किया जाता है। इस वजह से औरंग का रिलेशन इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ स्टेट से नहीं है, तो ये मैच जो है वो रॉन्ग मैच है। बानियान जो है इस टर्म का मीनिंग होता है मर्चेंट। बानियान टर्म का मतलब क्या होता है, मर्चेंट। तो यहाँ पे मर्चेंट जो है वो इंडिविजुअल वेस्टर्न मर्चेंट हुआ करते थे, तो इनका इंडियन एजेंट नहीं थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, इस तरह का कोई भी ये मैच नहीं होता है। बानियान का मतलब यहाँ पे मर्चेंट से है और मर्चेंट यानी कि जो वेस्टर्न मर्चेंट है, इंडिविजुअल वेस्टर्न मर्चेंट के लिए ये वर्ड बानियान वर्ड जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो इसका इंडियन एजेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन एजेंट से रिगार्डिंग कोई भी मैच नहीं है। बानियान का मतलब मर्चेंट, दैट इज रेफर टू इंडिविजुअल वेस्टर्न मर्चेंट जो अपना ट्रेड यहाँ पे करने के लिए इंडिया में आते होंगे। औरंग वर्ड का यूज पर्शियन टर्म वेयर हाउस के लिए, वर्कशॉप के लिए, तो इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मिरासीदार डिजाइनेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, मिरासीदार जो है ये पेयर जो है यहाँ पे करेक्ट हो रहा है बिकॉज मिरासीदार रैयतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर कंसीडर किया गया था एज अ सोल प्रोपराइटर ऑफ द लैंड। ठीक है, जो पीजेंट अपने लैंड का सोल अकेला प्रोपराइटर होगा, सोल प्रोपराइटर होगा, उसको उस रैयत को मिरासीदार कहा गया और वो वर्क करेगा एज अ डिजाइनेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे रैयतवाड़ी सेटलमेंट में डायरेक्ट जो कॉन्टेक्ट था, सेटलमेंट किया गया था, वो पीजेंट के साथ किया गया था। उन्हीं पीजेंट को जिनके पास उनकी लैंड का प्रॉपर्टी राइट्स होंगे उनको ही मिरासीदार कहा गया इन रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे जो स्टेटमेंट 3 है वो ही ओनली करेक्ट है, 1 and 2 इज रॉन्ग है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच ओनली क्या है, ओनली 3 है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन ए में 1 and 2 बता रहे हैं सही, जो नहीं है। ऑप्शन बी में 2 and 3 नहीं। ऑप्शन सी देख लेते हैं हम यहाँ पे, ऑप्शन सी है 3 ओनली और ऑप्शन डी है 1, 2 and 3 सभी को। तो यहाँ पे अपना सिर्फ एक ही है सही, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द option C will be correct answer of this question. Only statement 3 is correct. Next question we have here is number 27. When was the first tea company in Assam established? तो यहाँ पे ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका कि असम के अंदर फर्स्ट टी कंपनी कब एस्टेब्लिश की गई। ऑप्शन ए 1835, ऑप्शन डी 1837, ऑप्शन सी 1839 या ऑप्शन डी 1841। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1839 में फर्स्ट टाइम असम में जो है वो टी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था।
Next question we have here is 28. Which one of following statement correctly defines the term drain theory as propound by the दादाभाई नौरोजी? दादाभाई नौरोजी के द्वारा जो ड्रेन थ्योरी दी गई थी, ड्रेन ऑफ द वेल्थ, ये टर्म्स इन जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए उनमें से किन से रिलेट करता है? कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इस टर्म को करेक्टली डिफाइन करता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, दैट द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री वर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन। ये जो इंडिया के रिसोर्सेज है, कंट्री के इंडिया कंट्री के रिसोर्सेज है, उनका यूटिलाइजेशन जो है वो ब्रिटेन के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हो रहा था। ये स्टेटमेंट राइट तो है, लेकिन इसको करेक्टली डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? यहाँ से जो ड्रेन है वो वेल्थ की जो ड्रेन है वो हो रही थी इन फॉर्म ऑफ होम चार्जेस, इंपीरियल प्रेफरेंस। तो उसके बदले में जो रेवेन्यू इंडिया में जनरेट हो रहा था उसका यूटिलाइजेशन ब्रिटेन के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हो रहा था, लेकिन उसके बदले में इंडिया को क्या मिल रहा था? नथिंग। ठीक है, तो पैसा यहाँ से रिसोर्सेज जो है इंडिया के, नॉट ओनली मनी के रूप में ये बाहर जा रही थी, चीजें जो वेल्थ है हमारी नॉट ओनली मनी के रूप में बाहर जा रही थी, बट ये रिसोर्सेज के रूप में भी बाहर जा रही थी। जो इंडिया के रिसोर्सेज है उनके रूप में भी ये वेल्थ जो है नेशन के, ये बाहर जा रही थी, यानी ब्रिटेन के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जा रही थी। तो पैसा और रिसोर्सेज दोनों ही जा रहे थे, लेकिन उसके बदले में इंडिया को क्या मिल रहा था? नथिंग। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो इस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को, इस टर्म्स को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक राइट तो है, कहा तो सही जा रहा है कि जो कंट्री के रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज किए जा रहे हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन, लेकिन ये इस टर्म को डिफाइन नहीं करता है प्रॉपरली। नेक्स्ट बी देखते हैं, दैट अ पार्ट ऑफ इंडियंस नेशनल वेल्थ। अब यहाँ पे ये आया नेशनल वेल्थ। ठीक है, नेशनल वेल्थ जो है इंडिया की और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर विच इंडिया गॉट नो मटेरियल रिटर्न। तो दादाभाई नौरोजी ने जो थ्योरी दी थी ट्रेन ऑफ वेल्थ की, उसके अंदर ये टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी कि जो इंडिया की नेशनल वेल्थ है, जो एनुअल प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट हो रहा था, यहाँ से जा रहा था रिसोर्सेज के रूप में, पैसों के रूप में, हैंडीक्राफ्ट्स के रूप में। तो यहाँ की नेशनल वेल्थ एक्सपोर्ट की जा रही थी, लेकिन उसके बदले में इंडिया जो है वो कुछ भी हासिल नहीं कर रहा था। नो रिटर्न्स इंडिया इज गेटिंग फॉर दिस एक्सपोर्टेड। तो ये ऑप्शन बी जो है ना, ये दादाभाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी को डिफाइन करेक्टली करता है। ऑप्शन सी क्या कहता है देख लेते हैं हम फिर भी, that the British industrialists were being given an opportunity to invest in India under the protection of the imperial power। ये भी सही बात है कि इंपीरियल पावर के अंदर जो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको अपॉर्चुनिटी की गई कि आप इंडिया में आओ और यहाँ पे इन्वेस्ट करो। तो उनका मेजर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रेलवे और रोड्स में होता है, तो मेजरली जो है वो रेलवे में होता है, और उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ की जो है वो रिटर्न देती है। ठीक है, तो ये रिटर्न देने के चक्कर में जो है लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड लैंसडॉन और इनका जब टाइम आता है तो इंडिया के ऊपर इंपीरियल कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो यहाँ पे फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हुआ है ब्रिटिश लोगों का, उसके ऊपर रिटर्न जो है वो किसी भी तरीके से सेफगार्ड किया जाए, ये फेल नहीं होना चाहिए रिटर्न देने में हम लोग। तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड लैंसडॉन के समय में। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे ये ड्रेन ऑफ थ्योरी को सेटिस्फाई नहीं करता है। दैट द ब्रिटिश गुड्स, ऑप्शन डी देख लेते हैं, और दैट द ब्रिटिश गुड्स वाज बीइंग इंपोर्टेड टू द कंट्री मेकिंग इट मिजरेबल डे बाय डे। हाँ, ये भी बात सही है कि जो ब्रिटिश गुड्स है वो इंपोर्ट हो रहे थे इंडिया में, और कंट्री की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो डे बाय डे क्या हो रही थी? मिजरेबल हो रही थी, दयनीय हो रही थी।
तो ये बात सारी सही है, ये तीनों ही कथन कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनको सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन ड्रेन ऑफ वेल्थ के टर्म को, ड्रेन थ्योरी को ये सेटिस्फाई नहीं करते। ड्रेन थ्योरी के अंदर क्या कहता है, दादा भाई नौरोजी ने जो इंट्रोड्यूस की थी उसमें ये कहता है कि इंडिया की जो नेशनल वेल्थ है वो एक्सपोर्ट हो रही है और उसके बदले में इंडिया जो है वो कुछ भी हासिल नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 29, Who is the exponent of the theory of economic drain of India during the British rule? ब्रिटिश रूल के समय में इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी को किसने दिया था, या इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी के जनक कौन है? ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन थे? ये पॉलिटिकल लीडर थे, स्कॉलर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, and he was also known as Grand Old Man of India. दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। स्कॉलर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, एंड ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग पार्टनर ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग पार्टनर भी रहे हुए हैं दादा भाई नौरोजी। And Dadabhai Naoroji was also the first Indian Asian to be a British member of Parliament. British पार्लियामेंट के फर्स्ट इंडियन एशियन मेंबर भी रहे हुए हैं। तो बेसिकली एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया। Now next question here we have is number 30. With reference to deindustrialization, which of the following statement is are correct? डीइंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब विऔद्योगिकरण, यानी कि इंडस्ट्रीज का यहाँ पे हाश होना, इंडस्ट्री यहाँ पे डिक्लाइन की फेज देखना, उसको कहेंगे डीइंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल के समय जो डीइंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको यहाँ पे करेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन 1 है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस प्रोसेस स्टार्टेड इन 1813 और अबॉलिशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड राइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अग्रीवेटेड दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पास करके शुरू की गई थी और इसको और ज्यादा एग्रीवेट तब मिला जब ट्रेड की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है उसको अबॉलिश किया गया। तो अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा कि यहाँ पे जब चार्टर एक्ट 1813 पास होता है उसके अंदर क्या प्रोविजन होता है। उसके अंदर मेन प्रोविजन होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया जाता है। ओनली टी और चाइना के साथ जो ट्रेड था उसके अंदर इसकी मोनोपोली को रिटेन रखा जाता है और बाकी की जो भी ट्रेड मोनोपोली थी वो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा खत्म की जाती है। ये क्यों, ये प्रेशर कहाँ से आता है? ये ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटिश फ्री ट्रेडर थे, फ्री ट्रेड का सपोर्ट करने वाले थे, इस आइडियोलॉजी का सपोर्ट करने वाले थे, इवांजेलिकिज्म जैसी आइडियोलॉजी वहां पे एमर्ज हो रही थी, जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा, ये एक प्रेशर क्रिएट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि इंडिया के अंदर जो इंडियन मार्केट का शेयर है, इंडियन मार्केट या इंडियन ट्रेड का जो शेयर है वो वहाँ के ईस्ट इंडिया वहाँ के ब्रिटिश जो ट्रेडर है उनको भी मिलना चाहिए, खाली कंपनी का ही वहाँ पे मोनोपोली ट्रेड पे ना हो। तो बेसिकली चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को पास करके इन जो ब्रिटेन के अंदर बैठे हुए फ्री ट्रेड को सपोर्ट करने वाले थिंकर्स थे उनको बूस्ट मिला, उनकी आइडियोलॉजी को बूस्ट मिला और उनके लिए इंडिया को ओपन कर दिया गया फॉर द इन्वेस्टमेंट और फॉर द ट्रेड।
तो जब 1813 के अंदर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जब ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड पे से मोनोपोली खत्म कर दी जाती है, तो इंडिया अब एज अ होलसेल मार्केट बन जाता है फॉर द ब्रिटिश गुड, क्योंकि अब यहाँ से ब्रिटेन के और भी बहुत सारे मर्चेंट आके जो है ट्रेड करने लगे, और बहुत सारे फ्री ट्रेडर्स थिंकर जो थे, फ्री ट्रेड आइडियोलॉजी के थिंकर्स थे, वो आके यहाँ पे ट्रेड करने लग गए। तो बेसिकली इंडिया जो है वो ओपन हो चुका था फॉर द होलसेल ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट, बिकॉज यहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सिवा किसी को भी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए अलाउ नहीं करती थी। लेकिन अब इंडिया ओपन हो चुका है और सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ और भी ब्रिटिश मर्चेंट आके यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और इंडिया के लिए इंडिया जो है वो मार्केट बनेगा इन ट्रेडर्स के लिए फॉर देयर गुड्स। तो जब चार्टर एक्ट 1813 के अंदर ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म की गई, तो इंडिया जो है एज अ लार्ज मार्केट बन जाता है इन ट्रेडर्स के लिए जो फ्री ट्रेड आइडियोलॉजी का सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद इंडिया के अंदर फ्लड आ जाती है किन चीजों की, ब्रिटिश कमोडिटीज की और ब्रिटिश फिनिश गुड की। बिकॉज ब्रिटेन जो है वो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज जो है, वहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, फैक्ट्रियां स्थापित हो रही थी, इंडस्ट्रीज स्थापित हो रही थी, और वहां की जनता जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चर से कट हो रही थी, कट ऑफ हो रही थी, और सारे के सारे जितने भी वर्कर्स थे, जो पीजेंट थे, जो फार्मर थे, वो भी एग्रीकल्चर छोड़ छोड़ के इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए चले गए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय ब्रिटेन के अंदर एग्रीकल्चर से लोग जो है कट ऑफ हो रहे थे। तो वहां पे जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई, तो उनके रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कर रहा था सफिशिएंट मटेरियल। तो इन्होंने इंडिया की तरफ रुख किया और इंडिया को एज अ ट्रेड किया गया, इंडिया को एज अ ट्रीट किया गया एग्रीकल्चर कमोडिटीज के सप्लायर के रूप में, और फिनिश एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के इंपोर्टर के रूप में, इंपोर्टर के रूप में इसको यहाँ पे ट्रीट किया गया कि जो इंडिया है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए क्या करेगा, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगा। इंडिया रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगा फॉर द ब्रिटिश फैक्ट्री जो ब्रिटेन के अंदर एस्टेब्लिश है, और वहां से जो फिनिश प्रोडक्ट होगा उसके लिए मार्केट का काम ये करेगा, कंज्यूमर का काम ये करेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, जब इंडियन मार्केट के अंदर ये जो चीपर ब्रिटिश फिनिश गुड थे, जो कॉटन टेक्सटाइल के कपड़े थे, वो चीपर रेट पे बनते थे बिकॉज वो फैक्ट्री में मशीनों के द्वारा बनते थे। तो उनके आगे फिर जो इंडिया के लोकल टेक्सटाइल थे या लोकल जो प्रोडक्ट थे वो कंपैटिबल नहीं हुआ करते थे, कंपटीशन फेस नहीं कर पाते थे, और वो थोड़े कॉस्टली होते थे। इस वजह से लोग प्रिफर करते थे इन ब्रिटिश गुड्स को खरीदना जो चीपर रेट पे उन्हें मिल जाता था। इस वजह से धीरे धीरे क्या होने लगा, जो इंडिजीनियस यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, जो छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वगैरह, इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो डिक्लाइन का फेस देखती है, और इसी को कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जड़ कब रखी गई, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म करके इंडिया को ओपन कर दिया जाता है फॉर अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स और फॉर अदर यूरोपियन मर्चेंट्स हु कैन ट्रेड इन इंडिया। और abolition of monopoly of trade, abolition of monopoly trade rights of East India Company aggravated this process। इस प्रोसेस को और ज्यादा बूस्ट किससे मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का था। तो इसमें आपके दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोपाउंड द
ड्रेन थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 32, हु ऑफ द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया? इंडिया में कॉलोनियलिज्म के इकोनॉमिक क्रिटिक्स या इकोनॉमिक आलोचक, आर्थिक आलोचक जो थे वो कौन थे? इंडिया में ब्रिटिश पॉलिसीज के जो इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी कॉलोनियल टाइम में, उसके क्रिटिक्स कौन थे, आलोचक कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 2 जी सुब्रमण्य अय्यर, ऑप्शन 3 आरसी दत्त। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है हु वॉज द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स, तो दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त, ये तीनों ही जो थे वो इकोनॉमिक क्रिटिक्स होते कॉलोनिज्म इन इंडिया में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो देख लेते हैं। तीनों ही सही है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त, इन्होंने तीनों ही इंडिया के अंदर इकोनॉमिक क्रिटिक्स के रूप में काम किया और जो ब्रिटिश इंडिया की पॉलिसी थी और उसमें किस तरह से इंडिया की इकोनॉमिक नेशनल वेल्थ को ड्रेन किया गया टू फुलफिल द इंपीरियल इंटरेस्ट, किस तरह से इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन हुआ, किस तरह से इंडिया को लूटा गया, इस तरह के जो व्यू है वो पेश किए गए थे इन तीनों के द्वारा। तो इस वजह से ये इकोनॉमिक क्रिटिक्स कहलाए, जिन्होंने देश की जो है इकोनॉमिक कंडीशन बताई और किस तरह से इसका इंडिया की नेशनल वेल्थ का, इसके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था बाय द कॉलोनियल पावर, उसको डिस्क्राइब किया था। तो ये तीनों ही इस आरसी दत्त, जी सुब्रमण्यम अय्यर और दादा भाई नौरोजी इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इन द इकोनॉमिक क्रिटिक्स के अंदर। तो ऑप्शन आपके ये तीनों ही सही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में तीनों ही है, तो ऑल 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी ने जो इंडिया की इमेज रखी थी कि इंडिया को किस तरह से कॉलोनियल पावर के द्वारा लूटा जा रहा है, उसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, इस तरह की उन्होंने ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी प्रतिपादित की थी। तो तो इन्होंने बहुत सारे, जैसे आरसी दत्त है, एमजी रानाडे है, जी सुब्रमण्यम अय्यर है, इन्होंने इस थ्योरी का सपोर्ट किया था और अपने व्यू भी इसके साथ रखे थे, और वो कंबाइंडली जो है दादा भाई नौरोजी और वो सब कहलाए इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनियल इंडिया। तो यहाँ पे कौन ऐसा था जिसने इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया? तो ऑप्शन ए बीजी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी आरसी दत्त, ऑप्शन सी एमजी रानाडे। देखो आरसी दत्त और एमजी रानाडे तो ये खुद भी इकोनॉमिक क्रिटिक्स रहे थे कॉलोनियल टाइम में, और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। सर सैयद अहमद खान, इनके व्यू डिफरेंट थे और इन्होंने दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को नहीं एक्सेप्ट किया। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि इंडिया की जो ये पुअर कंडीशन है इसका कारण कॉलोनियल पावर नहीं है और ना ही ड्रेन वेल्थ जैसी कोई चीज़ है। ब्रिटिश, इनका मानना था कि जो ब्रेन है, इंडियन लोगों का जो ब्रेन है वही रिस्पॉन्सिबल है इसकी पॉवर्टी और इसकी डिक्लाइन कंडीशन के लिए। इस तरह का व्यू सर सैयद अहमद खान ने रखे थे, इस वजह से ही डिड नॉट सपोर्ट और ही डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ द दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? इस बुक के ऑथर कौन थे? ऑप्शन ए अमृत्य कुमार सेन, ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे इस बुक के जो ऑथर है वो आपके हैं दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी इज द ऑथर ऑफ बुक नेम इज पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक के अंदर उन्होंने जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ब्रिटिश पॉलिसीज का, ब्रिटिश रूल का ऑन इंडिया, उस चीज के ऊपर
टॉपिक लिखा है, सब्जेक्ट के ऊपर बात की है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल के बारे में इस बुक के अंदर बात की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 35, हु रोट अ बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? तो कौन है इसके? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी, जिनकी बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Next question we have number 36. Consider the following statement. The most effective contribution made by Dadabhai Naoroji to the cause of Indian national movement was that. Indian national movement को खड़ा करने के लिए दादाभाई नौरोजी ने ऐसा कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया जिससे कि बूस्ट मिला इंडियन नेशनल मूवमेंट को? तो इनका कंट्रीब्यूशन मेन क्या है इसमें स्टेटमेंट में देखिए और आप फाइंड आउट कीजिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। हाँ, ये स्टेटमेंट राइट है बिकॉज दादाभाई नौरोजी वाज अ इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश रूल एंड ही एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश के द्वारा किस तरह से इंडिया के रिसोर्सेज को, नेशनल वेल्थ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और उसके बदले में इंडिया कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहा था। इस तरह की जो चीजें हैं उन्होंने किसने बताई थी? दादाभाई नौरोजी ने, जिसको दादाभाई नौरोजी ने इस तरह के इकोनॉमिक क्रिटिक्स रखा, इकोनॉमिक पॉलिसी की क्रिटिसिज्म की ब्रिटिश इंडिया की या ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किया। ड्रेन थ्योरी कह दो, ड्रेन ऑफ वेल्थ कह दो, एक ही बात है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इंटरप्रेटेड द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड रिस्टोर्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन। नहीं, ये बात सही नहीं है दादाभाई नौरोजी के बारे में, उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। स्ट्रेस द नीड फॉर इरेडिकेशन ऑफ ऑल सोशल एविल्स बिफोर एनीथिंग एल्स। दादाभाई नौरोजी वॉज अ स्कॉलर एंड पॉलिटिकल लीडर एंड ही वॉज इकोनॉमिक क्रिटिक्स, नॉट अ सोशल रिफॉर्मर। तो जो सोशल एविल्स वगैरह का इरेडिकेशन है वो किसने उन्हें किया था? राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र सरस्वती, इन्होंने ये सारी चीजें की थी। तो सोशल रिफॉर्मर का काम है ये सब। तो ये चीज यहाँ पे करेक्ट नहीं बैठती है दादाभाई नौरोजी के बारे में। तो ओनली वन स्टेटमेंट वन इज करेक्ट रिगार्डिंग द दादाभाई नौरोजी। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ओनली वन। Next question we have here is number 37. Consider the following statement or select the correct answer from the code given below the statements. तो आपको यहाँ पे कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, रीजन दिया गया है। आपको रीड आउट करना है और पता लगाना है कि कौन सा करेक्ट है और क्या इसकी जो रीजन है वो कथन की, जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे कथन है जनरली इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। यहाँ पे जब ब्रिटिश रूल यानी कि कंपनी का रूल होता है, जब कंपनी एज अ ट्रेडर यहाँ पे आती है तो उस समय इंडिया का जो बैलेंस है वो फेवरेबल था। यहाँ पे आपको बाद में एक चीज देखने को भी मिलती है ये चीज की कि जब ये इंडिया में इस तरह का सिस्टम था ब्रिटिश रूल के इनिशियल पीरियड में, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, ये बुलियंस का जो फ्लो है वो रिवर्स हो जाता है। पहले इंडिया में अपने एक्सपोर्ट के बदले ये बुलियंस आते थे इंडिया में, ठीक है,
और बाद में जब ब्रिटिश रूल जो अपने फुल फॉर्म में हो जाता है, इसका पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है इंडिया बंगाल में, उसके बाद ये बुलियन जो है उसका आउटफ्लो शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो बंगाल के अंदर इन्होंने अपनी पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था, वो बंगाल की वेल्थ को बुलियन के फॉर्म में जो है वो ब्रिटेन जो है वो भेज रहे थे। डायमंड है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनके रूप में जो है वो बाहर भेज रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि बंगाल के रीजन में इन सिल्वर और गोल्ड की कमी हो गई, तो यहाँ पे जो पहले करेंसी चल रही थी उसका भी एडल्ट्रेशन होने लगा। पहले करेंसी यहाँ पे सिल्वर में चलती थी, लेकिन जब सिल्वर की कमी होने लगी धीरे धीरे, तो करेंसी के अंदर भी एडल्ट्रेशन किया गया। तो ये बुलियंस का आउटफ्लो है, ये हम प्रेशर ऑन ट्रेड है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब ट्रेड देखते हैं उसके अंदर प्रेशर की बात करते हैं कि कौन कौन से प्रेशर लिवाइड करते थे ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड, तो वो उसके अंदर हम देखेंगे जब लेक्चर कवर करे है, किया हुआ है इसके ऊपर ऑलरेडी हमने लेक्चर, उसके अंदर हमने इसको डिटेल में मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंसिडर दैट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिसगस्टिंग इन इंडिया? तो इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे, उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट रखा होगा, तो देखते हैं हम कौन है यहाँ पे। ऑप्शन ए बीजी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। इनका यहाँ पर कोरिलेशन नहीं है, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, या आरसी दत्त हो जाते वो भी चलता, लेकिन मेन जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ और इस तरह की इकोनॉमिक क्रिटिक्स जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, What is the total percentage of central revenue spent on military force in British India? सेंट्रल रेवेन्यू का कितना प्रतिशत जो है वो मिलिट्री के ऊपर खर्च किया गया था ब्रिटिश इंडिया के टाइम में? तो ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 55%। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है 40%, बिकॉज इंडियन जो ब्रिटिश आर्मी थी वो ब्रिटिश रूल की या ब्रिटिश गवर्नमेंट की बैकबोन हुआ करती थी। तो जितने भी विद्रोह इन्होंने दबाए हैं, जितने भी मूवमेंट इन्होंने कर्व किए हैं, वो उनकी आर्मी के बलबूते पे ही हो पाया था। तो इनकी आर्मी जो है वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी हुआ करती थी, और जो इनकी बैकबोन के रूप में वर्क करती थी, और इस वजह से इसका जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करता था। तो सेंट्रल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 40% जो है वो ओनली मिलिट्री पे खर्च किया जाता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी विच रिवोल्ट इज मेंशन्ड? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है उससे कौन सा रिवोल्ट है जो जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी कुक्का, ऑप्शन सी संथाल और ऑप्शन डी नील। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सन्यासी रिवोल्ट, वो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से रिलेट करता है। तो यहाँ पे जो आनंद मठ है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक बंगाली फिक्शन राइटिंग है, बंगाली फिक्शन, जिसका बैकग्राउंड जो है वो सन्यासी रिवोल्ट है उससे लिया गया है, और सन्यासी रिवोल्ट जो कि 18th सेंचुरी के अंदर हुआ था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वेरियस रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स के बारे में, तब डिस्कस करेंगे सन्यासी रिवोल्ट के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देती हूँ कि सन्यासी रिवोल्ट जो है वो बंगाल के अंदर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम चला था, जिसके कारण पीजेंट लोगों का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बाय द जमींदार, उसके अगेंस्ट जो है, जैसे पाबधा अपराइजिंग हुई थी वैसे के वैसे कुछ साधु लोग जो थे उन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट किया था, एजिटेशन अपना दर्शाया था। तो इसमें कुछ साधु और संत ऐसे लोग इन्वॉल्व थे इस रिवोल्ट के अंदर, इस वजह से इसको सन्यासी रिवोल्ट कहा गया था। बेसिकली ये किस वजह से हुआ था? इसका मेन कारण यही था कि बंगाल के अंदर लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण जो पीजेंट लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बाय द जमींदार, उसके अगेंस्ट ये सन्यासी खड़े हुए थे। तो जिसका वर्णन जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ, जो एक बंगाली फिक्शन राइटिंग है, उसके अंदर किया था इन 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन? अब हमें पता ही है रैयतवाड़ी सिस्टम फर्स्ट कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था? ऑप्शन बी मद्रास प्रेसिडेंसी में। उसके बाद कहाँ किया गया? ऑप्शन बी
उसके बाद है जो आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वहाँ के गवर्नर एल्फिंस्टोन के द्वारा। मद्रास के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर वहाँ के गवर्नर सर थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में इंट्रोड्यूस किया गया था रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो इसी के साथ हम इस सेशन का एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल और स्टडी चैनल examyatra.com. Thank you so much.